वेलकम टू डिफेंस साधना। ये एक नया इनिशिएटिव है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ही वीडियो में, एक ही सिंगल वीडियो में पूरे महीने के करंट अफेयर्स को कवर करा दूंगा। जैसे इस वीडियो में मैं मार्च 2022 के करंट अफेयर्स को जो है कवर करूंगा। अब मैं इस तरीके का वीडियो क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम तो देते हैं लेकिन साथ के साथ सीडीएस का भी देते हैं, और एनडीए वाले भी बच्चे भी होते हैं। तो डिफेंस एग्जाम्स के लिए मैं चाहता हूँ कि एक फुल फ्लेज्ड करंट अफेयर का सीरीज हो, एक वीडियो हो, सिंगल वीडियो जो एक महीने के पूरे करंट अफेयर को कवर करे और उससे अलग किसी भी डिफेंस एग्जाम में करंट अफेयर ना पूछे जाए। तो ये वही वीडियो है, ये एक सिंगल वीडियो है जिससे आप सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस और एनडीए तीनों ही एग्जाम में आपको कोई भी करंट अफेयर ऐसा नहीं मिलेगा जो इस सीरीज से बाहर जाएगा। अभी ये वीडियो किसके लिए है? ये मार्च के लिए है। ऐसे ही मैं अप्रैल का भी लेके आऊँगा और इसी महीने अप्रैल, मई और जून, जुलाई तक मैं इन चारों महीनों के करंट अफेयर जो है वो अपलोड कर दूंगा। हर एक महीने का वीडियो एक सिंगल वीडियो होगा और सिंगल वीडियो में एक महीने के सारे करंट अफेयर जो है वो कवर हो जाएंगे। अब ये एक रेवोल्यूशनाइज कर देगा करंट अफेयर का जो सेगमेंट है डिफेंस एग्जाम्स के सेक्शन की, अगर हम बात करते हैं तो, क्योंकि यूट्यूब पर कोई भी ऐसा सिंगल वीडियो नहीं अपलोड करता है जो डिफेंस एग्जाम्स के लिए एक महीने के करंट अफेयर एक ही वीडियो में कवर हो जाए आपके। ऐसा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस महीने से। इसमें मुझे आपकी ज़रूरत होगी कि आप इस वीडियो को, ये जो वीडियो सीरीज़ है, इसको सफल बनाने में मेरा सहयोग कीजिए। इस वीडियो सीरीज को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक शेयर करते हैं तो मैं पूरे के पूरे करंट अफेयर जो हैं, आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है सीएपीएफ का जो कि आपका अगस्त में होगा, तो अगस्त और सितंबर में दोनों में ही एग्ज़ाम है आपका। अगस्त में सीएपीएफ का है और सितंबर में आपका सीडीएस का है, और साथ के साथ एनडीए का एग्ज़ाम भी आपका सितंबर में है। तो इन तीनों ही एग्जाम्स के लिए मैं पूरे के पूरे 6 महीने के करंट अफेयर को कवर कर दूंगा जुलाई तक। आपको क्या करना है? आपको बस इस वीडियो सीरीज़ में मेरा सहयोग करना है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक पहुंचाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो सीरीज़ को। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। Recently, Union Ministry of Information and Broadcasting announced the merger of 4 film bodies to National Film Development Corporation। मैं क्या करूँगा कि सामने जो स्क्रीन पर लिखी हुई भाषा है वो इंग्लिश है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में भी दूंगा जिससे कि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सके। तो मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ दूंगा, उसके बाद आपको हिंदी में समझा दूंगा। दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को इस वीडियो सीरीज़ का फ़ायदा हो सकेगा इससे कि। तो क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 4 फिल्म बॉडीज़ को मर्ज कर दिया है और किस में शामिल कर दिया है? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम की एक बॉडी बनाई है, 4 को मिलाकर। कौन कौन सी हैं ये 4 जो 4 बॉडी हैं जिनको मर्ज किया है? एक तो है फिल्म डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, तीसरी है नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, और चौथी है चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी। अब ये 4 जो बॉडी हैं और इनको मर्ज करके एक नई बॉडी तैयार की है जिसका नाम है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में काम करती है। अब ये जो चारों बॉडीज़ हैं, इनकी जो भी असेस थी उसकी ओनरशिप किसके पास रहेगी? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। अब इसका मैंडेट क्या रहेगा? जैसे पहले हर एक चीज़ के लिए एक अलग डिवीज़न थी, फिल्म के लिए अलग है, फेस्टिवल जो फिल्म्स के होंगे उनके लिए अलग है, चिल्ड्रंस की जो फिल्म होंगी उनके लिए अलग है, आर्काइव्स के लिए अलग है, लेकिन अब एक ही बन गई है। तो अब इसका काम क्या होगा? ये प्रोडक्शन देखेगी, डॉक्यूमेंट्रीज़ का, शॉर्ट फिल्म्स का, और जो भी फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनको भी यही देखेगी। प्रिजर्वेशन कैसे किया जाना है फिल्म्स का, कैसे ट्रांसफ़र की जानी है एनडीएफसी के लिए, ठीक है। नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन जो है वो भी यही बॉडी अब उसको मॉनिटर करेगी। नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन जो है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि डिजिटाइज किया जाए और रिस्टोर किया जाए फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज़ को, जो कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम क्या है? ये नई सी ट्राइब है एक जो अरुणाचल प्रदेश की है, वो इसे सेलिब्रेट करती है और इसकी डिकेडल सक्सेस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया गया है। अभी क्या है, इसे 1 डिकेड हो चुका है, 10 साल हो चुके हैं इसकी सक्सेस को, तो उसको सेलिब्रेट कर रहा है कौन? नई सी ट्राइब। तो नई सी ट्राइब जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है? अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है? हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम जो है वो इसने अडॉप्ट किया था, उसका ही डिकेडल सक्सेस को ये सेलिब्रेट कर रही है। एक कम्युनिटी बेस्ड हॉर्नबिल कंजर्वेशन प्रोग्राम था ये जो हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम जो था, ये कम्युनिटी बेस्ड हॉर्नबिल कंजर्वेशन प्रोग्राम था जो कि ऑपरेट कर रहा है अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व के आउटसाइड में।
तो आपको दो स्टैटिक की चीज़ यहाँ से जानने को मिलती है कि एक तो नई सी ट्रैप जो है वो अरुणाचल प्रदेश की है, और हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम जो है ये क्या है, एक कम्युनिटी बेस्ड हॉर्नबिल कंजर्वेशन प्रोग्राम है जो कि 2011 में लॉन्च किया गया था। अब ये कहाँ पर ऑपरेट कर रहा है? पक्के टाइगर रिजर्व। तो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। हॉर्नबिल जो है ये एक इंडिकेटर की तरह काम करते हैं हेल्थ के लिए। फॉरेस्ट की जो हेल्थ होती है, किसी भी जंगल का जो स्वास्थ्य होता है, उसके इंडिकेटर के तौर पर काम करते हैं हॉर्नबिल्स। इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कहीं पर हॉर्नबिल देखे जा रहे हैं किसी फॉरेस्ट में, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ का इकोसिस्टम जो है वो हेल्दी है। वहाँ पर जो सीड डिस्पर्स होगा हॉर्नबिल के थ्रू वो अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। तो हॉर्नबिल अगर सीड को जो है डिस्पर्स करते हैं, सीड्स को फैलाते हैं, बीजों को फैलाते हैं फॉरेस्ट में, तो इन्हें फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया में जो है 9 स्पीसीज पाई जाती हैं हॉर्नबिल की, लेकिन हॉर्नबिल जो है नॉर्थ ईस्ट में पाए जाने के साथ साथ वेस्टर्न घाट में भी हॉर्नबिल्स पाए जाते हैं। तो 5 स्पीसीज जो है वो तो पाई जाती हैं नॉर्थ ईस्ट में, और 9 हैं टोटल, तो 9 में से 5 होगी नॉर्थ ईस्ट में, और 4 स्पीसीज जो हैं वो वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं, जैसे ग्रेट इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पीड हॉर्नबिल और ग्रेट हॉर्नबिल। ये जो 4 स्पीसीज हैं ये वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि इंटर ट्राइबल इंटीग्रेशन को एनकरेज किया जाता है इस नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम के अंडर में, जिससे कि प्रमोट करते हैं वो अपने कल्चरल हेरिटेज को। क्यों? नागालैंड में आप देखते हैं कि हर साल एवरी ईयर दिसंबर के फर्स्ट वीक में हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है हर एक साल नागालैंड की गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि वहाँ का कल्चर भी प्रमोट होता है। ओल चीकी स्क्रिप्ट, ठीक है, ये स्क्रिप्ट क्या है? ये संथाली लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है। जैसे हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी है। उसी तरीके से संथाली लैंग्वेज जो है, संथाली जो ट्राइबल लैंग्वेज है, उसकी स्क्रिप्ट क्या है? ओल चीकी। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको पहली बार किसी ट्राइबल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, और वो ट्राइबल लैंग्वेज कौन सी है? संथाली। संथाली की स्क्रिप्ट कौन सी है? ओल चीकी स्क्रिप्ट है। संथाली लैंग्वेज की बात करें तो ये बोडो, डोंगरी, मैथिली, इन तीनों लैंग्वेज के साथ में, जैसे BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये चारों लैंग्वेज जो हैं 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा शेड्यूल 8 में शामिल कर दी गई थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 8 में जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस को शामिल किया गया है। तो उन्हीं ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है संथाली, जिसे 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बोडो, डोंगरी और मैथिली के साथ में शामिल किया गया था। ओल चीकी स्क्रिप्ट की अगर हम बात करते हैं, जहां ओल का मीनिंग होता है लिखना और चीकी का मतलब होता है स्क्रिप्ट, मतलब लिखने वाली स्क्रिप्ट है, जिसे इन्वेंटेड किया गया था पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा 1925 में, और उन्होंने ही स्टार्ट किया संथाली लैंग्वेज को लिखने के बारे में। ओल चीकी जो है ये अल्फ़ाबेटिक स्क्रिप्ट है, और इसमें 30 लेटर्स होते हैं और 5 बेसिक डायक्रिक्ट्स होती हैं, जिन्हें हम मात्राएं भी कहते हैं। संथल की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है, और ये आसाम, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, इन सभी क्षेत्रों में फैली हुई है संथाली। और ये संथल जो हैं ये संथाली लैंग्वेज बोलते हैं, और ये मुंडा ग्रुप की एक लैंग्वेज है। मुंडा ग्रुप की लैंग्वेज कौन सी है? जो एस्ट्रो एशियाटिक, जैसे हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से मिलकर बना है, तो लैंग्वेज जो हैं इंडिया में जो भी पहले की लैंग्वेज हैं, प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं, जो भी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, उनको एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से जाना जाता है। तो संथाली लैंग्वेज भी जो है एक एस्ट्रो एशियाटिक सब फैमिली से बिलोंग करती है, और संथल का जो प्राइमरी एक्यूपेशन होता है वो सेटल्ड एग्रीकल्चर होता है। यहाँ पर ये झूमिंग कल्टीवेशन नहीं करते हैं, आपको याद रखना है, ये सेटल्ड एग्रीकल्चर इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है संथल ट्राइब का। यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर क्यों है न्यूज़ में? यूनेस्को की एक क्रिएटिव सिटीज़ का नेटवर्क है जो कि एस्टेब्लिश किया गया था 2004 में। ये प्रमोट करता है कोऑपरेशन को सिटीज़ के बीच में जो भी आइडेंटिफाई की जाती हैं एक पर्टिकुलर क्रिएटिविटी की कैटेगरी में। जैसे कि अभी तक इंडिया की 7 सिटीज़ हैं जो इस क्रिएटिव सिटीज़ का जो नेटवर्क है उसमें शामिल हो चुकी हैं, लेकिन केरला की जो गवर्नमेंट है उसका कहना है कि खोजी कोडे या फिर कोही कोडे जो उनका सिटी है
उसको शामिल करवाना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन जानी चाहिए कि यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर जो है एक कैटेगरी है। जैसे सिटी में क्या है कि 7 कैटेगरी होती हैं। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क जो कि एस्टेब्लिश किया गया था 2004 में, उसमें 7 कैटेगरी हैं। एक तो है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट की, एक है डिज़ाइन की, एक है फिल्म की, गैस्ट्रोनॉमी की, लिटरेचर की, म्यूज़िक की और मीडिया एंड आर्ट्स की। ये सभी कैटेगरी हैं। अब कोहीकोडे का कहना है कि यूनेस्को की जो सिटी है उसका लिटरेचर का जो पर्टिकुलर एक सेगमेंट है उसमें शामिल किया जाना चाहिए कोहीकोडे को। यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर के तौर पर कोहीकोडे को शामिल किया जाना चाहिए यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में। अब इंडिया की 6 सिटी हैं ऑलरेडी जो कि शामिल हैं अलग अलग कैटेगरी में। जैसे हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी में है, मुंबई फिल्म में है, वाराणसी म्यूज़िक में है, चेन्नई भी म्यूज़िक में है, जयपुर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में है और श्रीनगर भी क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में है। तो अभी तक डिज़ाइन में, मीडिया आर्ट में और लिटरेचर में, डिज़ाइन, मीडिया आर्ट और लिटरेचर, इन 3 कैटेगरी में इंडिया से कोई भी सिटी अभी तक शामिल नहीं हुई है। तो केरला की गवर्नमेंट का कहना है कि कोहीकोडे को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर में शामिल किया जाना चाहिए। अब ये जो पर्टिकुलर करंट अफेयर है, इससे सिर्फ आपको यही नहीं पता लगा है कि फ्यूचर में कोहीकोडे को शामिल किया जा सकता है। न सिर्फ आपको ये पता लगा है बल्कि आपको ये भी पता लग गया है कि क्रिएटिव सिटी नेटवर्क क्या है, एस्टेब्लिश कब हुआ था, कितने फील्ड में शामिल किया जा सकता है, इंडिया की कौन कौन सी सिटी शामिल है और कौन सी कैटेगरी में इंडिया की अभी तक कोई भी सिटी जो है शामिल नहीं की गई है। तो इसी तरीके से मैं हर महीने के करंट अफेयर को जो है डीपली आपको पढ़ाऊंगा। मैं नंबर ऑफ करंट अफेयर आपके ज़्यादा नहीं करूंगा, मैं करंट अफेयर का जो नंबर है उससे कम रखूंगा, लेकिन एक करंट अफेयर को जिसको भी मैं उठाऊंगा उसको डीपली आपको एनालाइज करवाऊंगा। जैसे इस वीडियो की बात करता हूँ मैं, तो इसमें हम टोटल 50 करंट अफेयर ही कवर करेंगे, लेकिन 50 करंट अफेयर उस तरीके के होंगे इसमें से आपको अगर क्वेश्चन आता है तो कम से कम 10 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपके पर्टिकुलर इसी एक वीडियो से। नरसिंह पेत्ताई नागस्वरम। अब ये क्या है? नागस्वरम क्या है? ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये नरसिंह पेत्ताई नाम की जगह का है, इसी वजह से इसका नाम है नरसिंह पेत्ताई नागस्वरम। अब ये न्यूज़ में क्यों है? ये तमिलनाडु का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसे जीआई टैग जो है दे दिया गया है। अब ये कर्नाटक म्यूजिक के जो भी कंसर्ट होते हैं, वेडिंग्स होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उन सभी का ये एक इंटीग्रल पार्ट है और एक विंड इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूनिक फीचर ये है कि ये हैंडमेड होता है और ये नरसिंह पेत्ताई नाम का जो विलेज है कर्नाटक के थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में एक टेम्पल भी है। अब कौन सा टेम्पल है उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इस करंट अफेयर जो पर्टिकुलर करंट अफेयर जो खत्म होगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा टेम्पल आपको थंजावुर में देखने को मिलता है। तो ये मशीन मेड नहीं होते हैं, ये हैंड मेड होते हैं। नागस्वरम जो है मशीन मेड भी होते हैं, लेकिन नरसिंह पेत्ताई विलेज के जो नागस्वरम होते हैं वो हैंड मेड होते हैं। और इनका फीचर ये है कि ये वुड जो होती है इनकी, ये लगभग 200 साल पुरानी वुड होती है और उससे ये बनाए जाते हैं। और ये जो लकड़ी होती है ये बिल्कुल भी मॉइस्चर जो है एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दिया जाता है उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण, कि उसमें जो स्पेसिफिक गुण हैं वो क्यों हैं, क्योंकि उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण हैं वो गुण। तो ये जो नागस्वरम है इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है नरसिंह पेत्ताई विलेज, इसी वजह से इसमें ये पर्टिकुलर गुण पाए जाते हैं। जीआई टैग की बात करें तो ये क्वालिटी जो भी पजेस करती है, कोई भी लोकेशन, रेपुटेशन होती है, उसके ओरिजिन के कारण जो भी उसमें क्वालिटीज़ होती हैं, इसी वजह से दिया जाता है जीआई टैग। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है क्या कि जीआई टैग देना ही होगा? जी हाँ, एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो एग्रीमेंट है इंडिया ने साइन किया हुआ है, उसी के अंडर में ये जीआई टैग दिया जाता है। और ये ट्रिप्स का जो एग्रीमेंट है ये WTO के मेंबर्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है और प्रोवाइड किया जाता है। लीगल रिजीम इंडिया में कब से लागू हुई है? तो इंडिया में जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1999 में लागू किया गया और तभी से ये दिया जाता है। इसके लिए रूल्स जो हैं वो 2002 में लेकर आए गए थे। किसके अंडर ये दिया जाता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है
डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इसके अंडर में दिया जाता है जीआई टैग। जीआई टैग की ड्यूरेशन क्या होती है? तो जीआई टैग की ड्यूरेशन जो है वो 10 साल के लिए होती है। आपने किसी प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग के लिए अप्लाई किया, आपको जीआई टैग मिल गया है आपकी कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन में, तो वो 10 साल के लिए होगा, लेकिन 10 साल के बाद उसे फिर से 10 साल के लिए जो है रिन्यू किया जा सकता है। इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया की दार्जिलिंग टी जो है उसे इंडिया में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था, दार्जिलिंग टी को। अब बात करता हूँ थंजावुर में जो टेम्पल है वो कौन सा है? तो थंजावुर में जो टेम्पल है वो है बृहदेश्वर का टेम्पल है, थंजावुर तमिलनाडु में। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2022 ऑब्जर्व किया गया है या फिर मनाया गया है, सेलिब्रेट किया गया है 24 मार्च को। अब 24 मार्च को इस साल ये मनाया गया, तो क्या नया हो गया है? नया ये हो गया है कि नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे रिपोर्ट जो है इसी दिन जारी की गई है। वर्ल्ड टीबी डे जिस दिन मनाया गया, वर्ल्ड टीबी डे जो है 2022 के लिए जो थीम रही है, जो 24 मार्च को सेलिब्रेट किया गया, उसकी थीम क्या है 2022 के लिए? तो थीम है कमिंग टुगेदर टू एंड टीबी ऑल टुगेदर। साथ आइए टीबी को जड़ से ख़त्म कर दीजिए, ये जो थीम है। अब नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे रिपोर्ट जो है इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स हैं जो सामने आई हैं उनको देखेंगे। तो ये फाइंडिंग सामने आई है कि 19% इंक्रीज हुआ टीबी के केसेस में पिछले वर्ष के मुकाबले। ठीक है, 2021 की फाइंडिंग्स 2022 में आएंगी, तो 2021 में जितने मरीज आए 2020 में जितने मरीज आए, ठीक है, 2020 में मान के चलिए 100 आए थे, तो 2021 में जो मरीज आए वो 119 आए हैं। ठीक है, तो टीबी के जो केसेस हैं वो कम नहीं हुए हैं बल्कि और ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, टीबी को ख़त्म करने के लिए जैसा कि थीम है कमिंग टुगेदर टू एंड टीबी ऑल टुगेदर, तो कुछ प्रोग्राम है क्या? तो है, एक प्रोग्राम है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ टीबी। ये 2017 से लागू किया गया है और 2017 से 25 तक क्या है इसका टारगेट है। तो इंडिया टीबी को ख़त्म करना चाहता है 2025 तक। वर्ल्ड का जो टारगेट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टारगेट है वो क्या है? यूएन का टारगेट है टीबी को ख़त्म करने का, यूएन का, WHO का बात एक ही है। तो वो जो टारगेट है वो है 2030 तक, लेकिन इंडिया क्या है उससे 5 साल पहले ही टीबी को ख़त्म करना चाहता है और इंडिया टीबी ख़त्म करना चाहता है 2025 तक पूरे तरीके से। टीबी से जो मृत्यु होती है उसमें भी इजाफा मिला है देखने को और 11% का जो इंक्रीज हुआ है। तो आपको परसेंट का नंबर नहीं याद रखना है, आपको केवल ये याद रखना है कि टीबी के केसेस भी बढ़े हैं और उनसे जो मॉर्टेलिटी रेट है टीबी का वो भी बढ़ गया है। तो हम काम तो कर रहे हैं लेकिन काम जो है सही दिशा में नहीं हो रहा है। ये NSP जो है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान जो है टीबी को एलिमिनेट करने के लिए, इसमें सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। ये फाइंडिंग निकल के आई है नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे रिपोर्ट में। अब कोई भी पेंडेमिक के बारे में क्वेश्चन आता है, हेल्थ के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, कोई ऐसे आता है CAPF में, तो ये डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं और ये इजीली कोई भी डिफेंस का चैनल जो आपको नहीं पढ़ाएगा इन सारी चीज़ों को, जो मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगा। तो डेयर टू इरेट टीबी प्रोग्राम जो है ये भी एक इंडिया के द्वारा चलाया गया है, जिसे जीनोम कंसोर्टियम के द्वारा डेटा को एक सीक्वेंस में लाया जाएगा, उससे कि टीबी को एलिमिनेट करने के लिए बेटर पॉलिसीज़ जो है वो गवर्नमेंट लेके आएगी। टीबी के बारे में जाने तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है और ये एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो पर्सन टू पर्सन जो है कम्युनिकेट होती है एयर के थ्रू। इंडिया टीबी को एलिमिनेट करना चाहता है 2025 तक, WHO जो एलिमिनेट करना चाहता है 2030 तक। क्या क्या स्टेप्स लिए गए, जैसा मैंने बताया कि नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान लॉन्च किया गया है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब मैंने आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को समझाया है, एक और बात समझा देता हूँ। स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टेट्स को स्पॉन्सर किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि स्टेट्स भी इसमें अपना पैसा देते हैं और सेंटर भी देता है, तो सेंटर इसमें हेल्प करता है स्टेट्स की, उसे कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, जिसमें 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो है फंडिंग जो है वो पार्शली स्टेट गवर्नमेंट देती है और पार्शली सेंट्रल गवर्नमेंट देती है।
टीबी हारेगा देश जीतेगा नाम का कैंपेन भी टीबी को एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया है। WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है इंडिया में खोला है। कहाँ खोला है? गुजरात के जामनगर में। इंडिया का जो स्टेट है गुजरात, वहाँ एक जामनगर नाम का सिटी है, वहाँ पर WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है वो ओपन किया गया है। अब ये होस्ट कंट्री एग्रीमेंट शामिल हो जो साइन कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के और WHO के द्वारा। अब ये एक अपनी तरीके का सबसे पहला जो है इनिशिएटिव है जो लिया गया है WHO के द्वारा भी और इंडिया के द्वारा भी। ये जो सेंटर है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में फंक्शन करेगा और जो आयुष का जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है ट्रेडिशनल मेडिसिन का, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ही अंडर में काम करता है। आयुष की फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, होम्योपैथी एंड सिद्धा, ये सभी जो हैं वो आयुष की फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है, इसके बेनिफिट क्या होंगे? ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो इंडिया के जामनगर में खुल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से एक लीडरशिप प्रोवाइड करेगा इंडिया ग्लोबल हेल्थ मैटर्स पर, जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड होंगे। ये एक क्वालिटी, एक एफिकेसी, एक सेफ्टी, एक एक्सेसिबिलिटी और रेशनल यूज जो होता है ट्रेडिशनल मेडिसिन का, उसके लिए रूल्स तैयार करेगा, नॉर्म्स बनाएगा, स्टैंडर्ड तैयार करेगा और गाइडलाइंस जो है वो भी तैयार की जाएंगी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को किस तरीके से यूज किया जाए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए। तो ये इंडिया का एक बहुत बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट है, ये इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत ही बड़ा स्टेप है जो इंडिया के द्वारा लिया गया है। ट्रेडिशनल मेडिसिन होती क्या है? ट्रेडिशनल मेडिसिन में वो सारी चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि हेल्थ प्रैक्टिसेस हो गई, कोई भी अप्रोच हो गई किसी भी डिसीज़ को ठीक करने के लिए, कोई नॉलेज हो गई, कोई बिलीफ हो गया, जिसमें क्या क्या चीज़ शामिल है? प्लांट से रिलेटेड कोई चीज़ शामिल है, कोई भी स्पिरिचुअल थेरेपी शामिल है, किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, किसी भी इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए या फिर वेल बीइंग को मेंटेन करने के लिए, जिसमें कि आप योगा को ले सकते हैं। तो इन सभी को क्या है ट्रेडिशनल मेडिसिन में शामिल किया जाता है। जैसे कौन कौन सी चीज़ें, जैसे आयुर्वेदा है, योगा है, नेचुरोपैथी है, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी है, सोगा रेगपा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन में आती हैं। और आयुष की फुल फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये क्या है आयुष की फुल फॉर्म है। कवच, कवच क्या है? ये एक वर्किंग सिस्टम है, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्टर ऑफ रेलवे के द्वारा। कवच का ट्रायल जो है वो एक तरीके से लॉन्च किया गया था। कवच क्या है? ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है। ट्रेन में जो कोलिजन होता है उसको अवॉइड करने के लिए इंडिजीनियसली मतलब हमारे देसी तरीके से डेवलप किया गया एक सिस्टम है, उसका नाम है कवच। इसमें कई सेट होंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस के तौर पर काम करेंगे। इन्हें लोकोमोटिव में जो कि इंजन होता है उसमें इंस्टॉल किया जाएगा और जो सिग्नल का जो सिस्टम होता है, जो ट्रैक होता है रेलवे ट्रैक, वहाँ पर इसे जो है इंस्टॉल किया जाएगा। अब लोकोमोटिव और सिग्नल का सिस्टम और ट्रैक, इन सभी के बीच में क्या कम्युनिकेशन होगा और सिग्नल दिया जाएगा अल्ट्रासोनिक हाई रेडियो फ्रीक्वेंसीज के द्वारा और कंट्रोल करेगा वो ब्रेक के सिस्टम को, जो भी ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करेगा और ड्राइवर को अलर्ट करेगा। हमको इतना ज़्यादा टेक्निकल में जाने की ज़रूरत है नहीं कि किस तरीके से काम करेगा, हमको केवल इतना जानना है कि कवच जो है वो क्या चीज़ है। कवच जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक इनिशिएटिव है जो कि डेवलप किया गया है। और ये है क्या? ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है। इसे डेवलप किसने किया है? इसे डेवलप किया है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, RDSO, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इंडियन रेलवे ने भी इसमें अपना साथ दिया है, इंडियन इंडस्ट्री जो है, और साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा इसका जो ट्रायल है उसे फैसिलिटेट किया गया है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको जाननी है कवच के बारे में। मिनिस्टर ऑफ रेलवे ने इसके ट्रायल को जो है वो इनॉग्रेट किया था। कामिकाज़े ड्रोन जो हैं ये क्या हैं? स्मॉल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के तौर पर ये काम करते हैं। ये छोटे छोटे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होते हैं। अब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट कहते ही ड्रोन्स को हैं। अब इनमें एक्सप्लोजिव को भी शामिल किया जा सकता है, ठीक है। और ये किसी भी ट्रूप, किसी भी टैंक के ऊपर आसानी से इन्हें जो है गिराया जा सकता है और ये उस किसी ट्रूप को, कोई भी ग्रुप ऑफ ट्रूप से कोई भी टैंक है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
ये छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं जिसे स्विच ब्लेड ड्रोन के नाम से भी जानते हैं। ये रडार पर नहीं आते हैं आसानी से, ये डिफ़िकल्टी टू डिटेक्ट ऑन रडार होते हैं, विदाउट किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के टारगेट को हिट कर सकते हैं, ये फेशियल रिकग्निशन पर काम करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। आपको केवल इसमें इतना याद रखना है कि ये ड्रोन हैं, ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हैं, छोटे छोटे एयरक्राफ्ट हैं जो कि यूएस के द्वारा बनाए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो है कामिकाजे ड्रोन्स जो हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूएस के द्वारा की जाती है और ये सप्लाई किए गए हैं यूक्रेन को। जो भी यूक्रेन और रसिया के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें यूएस ने सप्लाई किया है यूक्रेन को कामिकाजे ड्रोन्स को। ये रसिया के पास भी हैं, चाइना के पास भी हैं, इजराइल के पास भी हैं, ईरान के और टर्की के। तो ये सभी कंट्रीज़ जो हैं, इन सभी कंट्रीज़ के पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है जो भी कंट्री मैंने यहाँ पर हाईलाइट की हैं। इसी तरीके की एक और चीज़ है जिसे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से जानते हैं, मैन पैड्स। अब मैन पैड्स क्या है? ये भी उसी तरीके की चीज़ है। ये एक तरीके की मिसाइल होती है जो कि शॉर्ट रेंज, लाइट वेट और पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल होती है। सरफेस टू एयर का मतलब है कि इसे कोई भी सोल्जर अपने कंधे पर रखकर भी फायर कर सकता है किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर, किसी भी स्मॉल ग्रुप के ऊपर। कोई भी एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय करना हो, कोई हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय करना हो, तो यूक्रेन ने इसी के थ्रू रसिया के कई सारे हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो मार गिराए थे। इसे फायर एंड फॉरगेट गाइडेंस के नाम से भी जाना जाता है और ये भी सप्लाई किए गए हैं यूक्रेन में। तो मैन पैड्स को भी याद रखिए और कामिकाजे ड्रोन्स को भी याद रखिए, ये भी पूछे जा सकते हैं। एक्सोमार्स, ये क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। एक्सोमार्स 2022 में लॉन्च किया जाना था लेकिन अब लॉन्च नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि रॉसकॉस्मोस के साथ जो भी एग्रीमेंट था ईएसए का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, उसने सभी एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया है। अब ये रॉसकॉस्मोस इसको नहीं लॉन्च करेगा। तो एक्सोमार्स मिशन जो है ये एम करता था कि ये एड्रेस करेगा जो भी क्वेश्चंस हैं कि मार्स पर लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उस रिसर्च में ये आगे काम करता एक्सोमार्स नाम का मिशन। और ये ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है जो कि अब सस्पेंड कर दिया गया। अब ये डिफेंस के एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कभी भी कहीं भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। GSAT-7B जो है इंडिया का एक और मिलिट्री सैटेलाइट है जिसके प्रोक्योरमेंट को जो है गो हेड दे दिया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, जिसे हेड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर्स। अब ये क्या है? ये एक इंडिजिनसली डिज़ाइंड और डेवलप किया गया एक सैटेलाइट है जिसे GSAT-7B कहते हैं। इसे प्रपोज किया गया है कि इसे लॉन्च किया जाएगा 2 से 3 साल के अंदर में। मतलब अभी का 2022 चल रहा है तो ये 2025 तक जो है इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। ये एक स्टेट ऑफ आर्ट मल्टी बैंड मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट है जो कि इंडियन आर्मी के लिए लॉन्च किया जाएगा। तो G7B या फिर GSAT-7B जो है ये एक आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। इससे क्या है कि बहुत ही ज़्यादा फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा इंडियन आर्मी का, फेल सेफ कम्युनिकेशन सपोर्ट जो मिल सकेगा इंडियन आर्मी को। GSAT-7 सीरीज़ के बारे में बात करें तो इसमें एडवांस जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में जो है सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं इसरो के द्वारा। और ये कम्युनिकेशन नीड्स जो है हमारी डिफेंस सर्विसेज की, उनको फुलफिल करने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। GSAT-7 सीरीज़ की बात करते हैं तो GSAT-7 सीरीज में सबसे पहले 2013 में GSAT-7 जो सैटेलाइट है उसे लॉन्च किया गया था। तो GSAT-7 जो था वो इंडियन नेवी के लिए था। सबसे पहले GSAT-7 इंडियन नेवी के लिए, उसके बाद GSAT-7A जो है वो 2018 में इंडियन एयरफोर्स के लिए। A फॉर एयरफोर्स याद रखिए। GSAT-7 जो है वो इंडियन नेवी के लिए था और GSAT-7B जो है वो इंडियन आर्मी के लिए होगा। अभी करंटली क्या है, इंडियन आर्मी GSAT-7A को ही यूज़ कर रही है। मतलब जो इंडियन एयरफोर्स के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया गया है उसी को अभी इंडियन आर्मी जो यूज़ कर रही है। काम क्या करेगा? जो भी और जो मिलिट्री के जो सैटेलाइट्स हैं वो जो लॉन्च किए गए हैं वो क्या काम करते हैं और ये क्या काम करेगा? जैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट जो है EMISAT, उसको भी लॉन्च किया गया है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पैकेज जो है वो लगाया गया है जिसका नाम है कौटिल्य, जो कि इंटरसेप्शन करता है ग्राउंड बेस्ड रडार जो होते हैं वो काम करते हैं, वो इसी एक सैटेलाइट के थ्रू काम करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस जो है अक्रॉस इंडिया इसी से रखी जाती है मिलिट्री यूनिट्स के द्वारा। एक है
RISAT-2BR1 या फिर RISAT-2BR1। ये क्या है? एक सिंथेटिक अपार्चर रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। ये पिछले साल लॉन्च किया गया था। RISAT-2BR1 ये सिंथेटिक अपार्चर रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसकी कैपेबिलिटी क्या है, इसकी स्पेशल फीचर क्या है कि ये एक वेरी हाई रेजोल्यूशन इमेज जो है वो तैयार करके देता है। वेदर चाहे कैसा भी हो, क्लाउडी वेदर हो, रेनी वेदर हो, किसी भी तरीके का वेदर हो, RISAT-2BR1 जो सैटेलाइट है ये हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन इमेज जो है वो मिलिट्री यूनिट्स को जनरेट करके देता है किसी भी एरिया की। नारी शक्ति पुरस्कार इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन, इंटरनेशनल वीमेंस डे की बात करूँ तो 8 मार्च को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। उसी दिन ये पुरस्कार जो है दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये दिए जाते हैं। जो भी एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा वीमेन के क्षेत्र में, जो भी वीमेन एम्पावरमेंट है उसके क्षेत्र में कोई भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है तो उसके लिए ये इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दोनों को ही दिया जाता है। तो यहाँ पर यही आपको याद रखने की जरूरत है, ये इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ये एक इनिशिएटिव है, नारी शक्ति पुरस्कार। स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वीमेन, जिसका नाम है समर्थ, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा लॉन्च की गई है। ये करेगा क्या? ये प्रोवाइड करेगा अपॉर्चुनिटीज़ टू बी सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट। किसको? वीमेंस को ही करेगा, क्योंकि वीमेंस के लिए ही लॉन्च किया गया है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको नहीं लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। किसने लॉन्च किया है इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने। इसका नाम है समर्थ। अब क्या क्या बेनिफिट जो है मिलेंगे वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को इसके अंडर में? 20% सीट्स जो हैं फ्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होते हैं उनमें शामिल की जाएंगी, वीमेंस के लिए रिजर्व की जाएंगी वीमेंस के लिए। स्पेशल ड्राइव जो एक चलेगी जिससे कि रजिस्ट्रेशन करा सके वीमेंस अपने MSMEs का उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंडर में। 20% MSME बिजनेस जो है वो डेलीगेशंस एग्जिबिट करेंगे, वीमेंस के लिए मार्केट करेंगे उनके प्रोडक्ट्स को। तो ये है MSME के बारे में। स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। और किसके साथ कोलैबोरेट करके इसे लॉन्च किया है? उन्होंने कोलैबोरेट किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। तो मनोरक्षा, स्त्री मतलब महिलाओं के मन की रक्षा करने के लिए एक प्रोजेक्ट है जिसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, जिसके मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी। और किसके साथ कोलैबोरेट करके? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के द्वारा साथ कोलैबोरेट करके इसे लॉन्च किया गया है। अब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की बात करूं तो ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, जो कि देखने से ही लग रहा है कि मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में काम करती है और न्यूरो साइंस के क्षेत्र में काम करती है। इसका उद्देश्य है कि मेंटल हेल्थ को एक्सटेंड किया जा सके, ट्रेनिंग दी जा सके मेंटल हेल्थ के बारे में 6000 वन स्टॉप सेंटर के ऊपर। वन स्टॉप सेंटर क्या होते हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ही इम्प्लीमेंट की जा रही है एक स्कीम है जो 2015 से इम्प्लीमेंट की जा रही है, जिससे कि वीमेन को सपोर्ट किया जा सके, उनको असिस्टेंस दी जा सके, एक इंटीग्रेटेड सपोर्ट मिले। किस क्षेत्र में मिले? कोई भी वायलेंस हो रहा है वीमेंस के खिलाफ, कोई भी डिस्ट्रेस की सिचुएशन है, कोई भी पब्लिक या प्राइवेट स्पेसेस में इस तरीके का वायलेंस या डिस्ट्रेस की सिचुएशन आ रही है, तो वहाँ पर सपोर्ट देने के लिए वन स्टॉप सेंटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं 2015 से। अब ये सभी क्या है? ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में तो आपसे केवल एक ही चीज़ पूछी जाएगी कि स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। कोलैबोरेशन किसके साथ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के साथ है। इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। किसके लिए? विमेन को ट्रेन करने के लिए मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में। अब ये क्या है? मेडिकल, लीगल और क्राइम रिलेटेड मैटर्स जो भी होंगे उन सभी मैटर्स में ये महिलाओं की रक्षा करने के लिए सहायता करेंगे। यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, याद रखिए ये यूनाइटेड नेशन की ही एक शाखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क।
इसने रिलीज़ की है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 और ये इस रिपोर्ट की 10th एनिवर्सरी है। 10th एनिवर्सरी है ये इस रिपोर्ट की, इसी वजह से ये ज़रूरी हो जाती है। ये हैप्पीनेस को एवेल्यूएट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अकाउंट में लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं उनको ये ध्यान में रखते हैं। जैसे जीडीपी क्या है किसी कंट्री की, सोशल सपोर्ट वहाँ पर किस तरीके का है, पर्सनल फ्रीडम वहाँ पर किस तरीके की है, लेवल ऑफ करप्शन जो है वहाँ पर किस तरीके का है। अब देखिए सोशल सपोर्ट में बात करता हूँ तो सोशल सपोर्ट में जो भी पेंशन्स होती हैं वो सारी चीज़ें भी आती हैं, जो भी पेंशन गवर्नमेंट देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, जो भी ओल्ड एज पेंशन दी जाती है, जो भी दिव्यांग जो भी होते हैं उनको पेंशन दी जाती है, वो सभी इसी में आती हैं। गोल क्या है इस रिपोर्ट का, ये रिपोर्ट जो है ये आइडेंटिफाई करना चाहती है कि वेलबींग के डिटर्मिनेंट्स कितने हैं, कौन कौन से लोग डिटर्मिनेंट हैं कि हमें वेलबींग पर ध्यान देना है। इंडिया की रैंक जो है वो 2022 में 136 आई है और फिनलैंड ने जो है इसमें टॉप किया है लगातार 5वीं बार। फिनलैंड जो है उसने लगातार 5वीं बार इस रिपोर्ट में टॉप किया है। अब ये जो डेटा जो है ये गैलप वर्ल्ड पोल सर्वे के द्वारा दिया जाता है। 2019 से 2021 के बीच में जो डेटा दिया गया है वो 2022 की रिपोर्ट में यूज़ किया गया है। अब ये सेम क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी पूछा गया है, लेकिन उन्होंने केवल आपसे रैंक पूछी थी। मैं आपको इसे डिटेल में समझा दे रहा हूँ। अब बॉटम कंट्रीज़ की मैं बात करता हूँ तो अफ़गानिस्तान, लेबनान, जिम्बाब्वे, रवांडा और बोत्सवाना ये सभी रहे। तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट जो रैंकिंग मिली है वो मिली है अफ़गानिस्तान को। भूटान को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, याद रखना है। और इंडिया की रैंक 136 आई है। अब कई सारी रिपोर्ट इसमें उस तरीके की शामिल हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन आपका पर्सपेक्टिव जो तैयार करेंगे। जैसे कि ये रिपोर्ट है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ने एक बुलेटिन जारी किया है किसके ऊपर, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट पर इंडिया में, जो कि 2017 से 19 के बीच का डेटा है वो रिलीज़ किया गया है। किसके द्वारा, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर काम करता है। तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल जो है वो जारी करता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की जो रिपोर्ट है मैटरनल मॉर्टेलिटी पर इंडिया में। ये जो रिपोर्ट है सैंपल रजिस्ट्रेशन की जो रिपोर्ट है, वर्थ ऑफ डेथ्स की जो रिपोर्ट है, इसे एसआरएस के नाम से जाना जाता है। ये पायलट प्रोजेक्ट के बेस पर शुरू की गई थी 1964-65 में, लेकिन इसे ईयरली बेसिस पर फुल स्केल पर इसे जारी किया जा रहा है 1969 टू 1970 से। केरला ने जो इसमें टॉप कर दिया है। मैटरनल मॉर्टेलिटी की बात करें तो केरला में वो सबसे कम है, लोएस्ट है, 30 है। एमएमआर केरला में कितना है कि 30। और नेशनल एवरेज क्या है एमएमआर का, तो वो है 103, 100 से भी ऊपर है नेशनल एवरेज। और केरला का जो एमएमआर है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो है वो है 30। अब मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट होता क्या है, मैटरनल मतलब मदर के बारे में बात हो रही होगी, महिलाओं के बारे में। तो जन्म देते समय कितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है उसे कहते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। और ये रेट जो है तो ये कितने में से निकालते हैं हम, 1 लाख में से। मतलब कितनी महिलाएं 1 लाख में से जन्म देते समय किसी भी बच्चे को लाइव बर्थ के समय जो है उनकी मृत्यु हो गई, इसे कहते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। तो ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ये जो रेट जो है कि 1 लाख में से 103 महिलाएं जो हैं किसी भी बच्चे को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये एवरेज है तो किसी किसी स्टेट में इससे भी ज़्यादा होगा और केरला में ये केवल 30 है। अगर बात करें कि सबसे खराब स्थिति कहाँ है, तो खराब स्थिति में सबसे खराब स्थिति में जैसे कि यूपी तो आ ही जाता है, तो आसाम आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। सबसे खराब स्थिति है आसाम में, सेकंड जो है वो यूपी में है और थर्ड जो है वो एमपी में है एमएमआर के मामले में। लेकिन इम्प्रूवमेंट भी किया है, तो यूपी ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, फिर राजस्थान ने और बिहार ने, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है अपनी कंडीशन में। लेकिन फिर भी इतना इम्प्रूवमेंट करने के बाद भी यूपी जो है सेकंड नंबर पर है, असम फर्स्ट और मध्य प्रदेश थर्ड। ये मैं कब बात कर रहा हूँ, ये वर्स्ट की बात कर रहा हूँ कि सबसे खराब जो है ये कौन से हैं। और जो टॉप किया है वो केरला ने किया है कि इसकी जो है 30 है। अब इंडिया जो है
उसको क्या है अचीव करना है, एमएमआर को 70 तक लेके आना है। 1 लाख में से केवल 70 ऐसी महिलाएं हों, केवल 70 ऐसी महिलाएं हों जिनकी मृत्यु हो, तो उसे कहेंगे कि एसडीजी जो है, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, जो WHO के द्वारा सेट किए गए हैं, उनको अचीव कर लिया है। और ये टारगेट है इंडिया का 2030 तक। तो काफ़ी ख़राब स्थिति है अभी एमएमआर के बारे में अगर देखा जाए तो। अब ये जो रिपोर्ट थी, एमएमआर के बारे में जानना कितना ज़रूरी था अपने कंट्री की हेल्थ सिचुएशन को जानने के लिए, महिलाओं की कंडीशन को जानने के लिए। तो ये जो रिपोर्ट है इसको आप याद रखिएगा। केयर इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसका टाइटल है केयर एट वर्क, इन्वेस्टिंग इन केयर लीव सर्विसेज फॉर मोर जेंडर इक्वल वर्ल्ड एट वर्क। मतलब कि इन्वेस्ट कीजिए केयर लीव के लिए, सर्विसेज के लिए, जिससे कि जेंडर इक्वल वर्ल्ड वर्क स्टेशन पर जो है एक बनाया जा सके। अब जेंडर इक्वल वर्ल्ड कैसे होगा? केयर करने से, केयर लीव देने से। जो भी महिलाएं होती हैं अब उनको प्रेगनेंसी में लीव नहीं दी जाती है, ठीक है, जो कि दी जानी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके की जो लीव जो है उनके बारे में बात की जा रही है इसमें, जिससे कि मोर जेंडर इक्वल वर्ल्ड जो है बनाया जा सके। अभी ILO ने जो है ये रिपोर्ट जारी की है, ये आप याद रखिए। केयर एट वर्क जो है, रिपोर्ट के बारे में आपको ज़्यादा नहीं याद रखना है। अब केयर पॉलिसी के बारे में ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि किस तरीके से मैटरनिटी प्रोटेक्शन दिया जाता है, पैटर्निटी प्रोटेक्शन दिया जाता है, पेरेंटल एंड अदर केयर रिलेटेड लीव की जो पॉलिसी है उनको किस तरीके से कौन सी कंट्री में जो है शामिल किया गया है। चाइल्ड केयर के बारे में भी जो भी पॉलिसीज़ हैं उनमें भी ये शामिल की जाती है। अब केयर इकोनॉमी में क्या किया जाता है? फिजिकल नीड्स हों किसी की, साइकोलॉजिकल नीड्स हों किसी की, इमोशनल नीड्स हों, अभी अडल्ट हो, चिल्ड्रन हो, ओल्ड हो, यंग हो, फ्रेल हो, एबल्ड हो, वो सभी जो है इसमें आ जाते हैं केयर इकोनॉमी में। अब इसमें एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वर्क, टीचर्स, नर्सेज, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, सोशल हेल्थ वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर, ये सभी क्या केयर इकोनॉमी में आ जाते हैं। और इन्हीं के लीव के बारे में, इन्हीं की सर्विसेज के बारे में, इन्हीं के वर्ग को मोर जेंडर इक्वल बनाने के बारे में ये जो रिपोर्ट है ये बात करती है, जो कि ILO के द्वारा जारी। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में याद रखिए, ये अलवर राजस्थान में है। इससे पहले पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में बताया था जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अब सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करूं तो ये फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, लेकिन और भी बाकी चीज़ें मिलती हैं, जैसे लेपर्ड मिलता है यहाँ पर, वाइल्ड डॉग, जंगल कैट, हैना, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। मेघदातु डैम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने क्या है एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि हम इस डैम को नहीं बनने देंगे। ये जो डैम है ये कावेरी नदी पर बनाया जा रहा है और कर्नाटक के द्वारा बनाया जा रहा है। तो कावेरी नदी क्या है, पहले कर्नाटक में आती है, उसके बाद ये तमिलनाडु की तरफ बहती है। तो तमिलनाडु का कहना है कि अगर कर्नाटक कावेरी नदी पर डैम बना देगा तो तमिलनाडु को पानी कम मिलेगा। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो नेचुरल फ्लो है वाटर का वो डिसरप्ट हो जाएगा। तो अभी ये जो मैटर है ये कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास चला गया है। इससे पहले भी इस पर रूलिंग आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की 2018 में, और कावेरी रिवर वाटर ट्राइब्यूनल का जो जजमेंट आया था 2007 में आया था। तो तमिलनाडु का कहना यह है कि आप वायलेट कर रहे हैं जो भी रूलिंग आई हैं कावेरी रिवर वाटर ट्राइब्यूनल के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अभी जो मैटर है वो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास चला गया है। रिवर बनाने की बात कर रहा है कर्नाटका, और मेघदातु डैम प्रोजेक्ट जो है ये कावेरी रिवर से रिलेटेड है और मना किया जा रहा है तमिलनाडु के द्वारा। असम का मानस नेशनल पार्क जो है यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन में और राइनो की पॉपुलेशन में शार्प राइज देखने को मिला है। मतलब यहाँ पर अच्छे तरीके से कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं वो लागू किए जा रहे हैं। अब मानस नेशनल पार्क की बात करता हूँ तो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ये एक एलिफेंट रिजर्व भी है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये एक नेशनल पार्क भी है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो इतने सारे टैग जो है मिले हुए हैं मानस नेशनल पार्क को। मानस नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये असम में स्थित है और ये हिमालय के जो फुटहिल्स हैं वहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। रॉयल मानस नेशनल पार्क जो है भूटान में भी है सेम तरीके से मानस नेशनल पार्क जो है। अब इसका नाम मानस क्यों है? क्योंकि मानस एक रिवर है जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, वो इस नेशनल पार्क से होकर बहती है, इसी वजह से उसका नाम मानस है, जो कि इंडिया में भी है और नेपाल में भी है।
ये जो है होम है कुछ एंडेंजर्ड और कुछ रेयर स्पीसीज का, जैसे कि ग्रेट वन हॉर्न राइनो, टाइगर तो है ही, टाइगर का तो है ही, लेकिन ग्रेट वन हॉर्न राइनो का भी है, स्वैम्प डियर का भी है, प्लमजी हॉक का भी है और बंगाल फ्लोरिकन का भी ये होम है। तो ये सभी स्पीसीज भी यहाँ पर पाई जाती हैं। आपको याद रखिए कि स्वैम्प डियर पाया जाता है या नहीं मानस नेशनल पार्क में, तो पाया जाता है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जो है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2022 रिलीज़ किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इरेना के द्वारा, और वर्लिन एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग जो हुआ था वहाँ पर इसे रिलीज़ किया गया है। क्या है इस रिपोर्ट में? ये जो रिपोर्ट है ये प्रायोरिटी एरियाज़ और एक्शंस का एक सेट जो तैयार करती है कि हमें जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके द्वारा कौन कौन सी एक्शंस, कौन कौन से एरियाज़ में जो है अपने कुछ टारगेट्स को मीटअप करना चाहिए 2030 तक। और 2030 तक नेट जीरो एमिशन को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को अवेल कर सकते हैं, कौन कौन सी को अवेल करना चाहिए और कौन सी टेक्नोलॉजी जो है नई डेवलप करनी चाहिए। एनर्जी ट्रांजिशन क्या है? ये एक पाथवे है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं फॉसिल बेस्ड एनर्जी से जीरो कार्बन बेस्ड एनर्जी की तरफ। कब तक? हाफ सेंचुरी तक, इस सेंचुरी के मिडिल तक। इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम जो है एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, इंडिया के द्वारा जो स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं उनमें एक ये स्टेप भी शामिल है कि इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान जिसे पीएम कुसुम के नाम से भी जानते हैं, उसको भी लॉन्च किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और क्या क्या किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015 में लेके आई गई। ऑफशोर किसे कहते हैं? ऑफशोर और ऑनशोर दो तरीके की विंड एनर्जी हो सकती है। ऑनशोर तो होती है लैंड पर, जो भी ज़मीन पर हम विंड टर्बाइन लगाते हैं उसे हम कहते हैं ऑनशोर। लेकिन ऑफशोर हम किसे कहते हैं? ऑफशोर उसे कहते हैं जो सी में, जो समुद्र में लगती है एनर्जी की टर्बाइन, जो विंड की टर्बाइन जो लगती है उसे हम कहते हैं ऑफशोर विंड एनर्जी। फोस्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसे फेम इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ये स्कीम लॉन्च की गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। नेशनल सोलर मिशन, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, उजाला स्कीम, और 2015 में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन होता है जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। उसमें भी इंडिया एंड फ्रांस का काफ़ी बड़ा योगदान रहा और उसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है। गुरुग्राम जो है इंडिया के एक स्टेट हरियाणा में है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो इंडिया जो है काफ़ी लीड कर रहा है अगर बात करते हैं सोलर एनर्जी की, रीन्यूएबल एनर्जी की। तो और ये जो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2022 है ये रिलीज़ की गई है इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। कार्बोफ्यूरान, अब कार्बोफ्यूरान है क्या पहले मैं आपको ये बताता हूँ। कार्बोफ्यूरान जो है एक पेस्टिसाइड है जो कि यूज़ होता है कंट्रोल करने के लिए इंसेक्ट्स, नेमाटोड्स, एग्रीकल्चर क्रॉप वेराइटीज़ में। ये क्या है, इसका एक्सटेंसिव यूज जो है वो होता है एग्रीकल्चर में और नैनो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, जो कि डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन के लिए और ह्यूमन हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब ये इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ इश्यूज दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसका नाम है कार्बोफ्यूरान नाम का एक पेस्टिसाइड। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है 95 हिमालयन ग्रिफन वल्चर्स की, जो कि एक नियरली थ्रेटन्ड स्पीसीज़ है, और स्टेपी ईगल जो है आसाम में वहाँ भी मृत्यु हुई है इसकी वजह से। पेस्टिसाइड है, पॉइजनिंग करता है, कार्बोफ्यूरान के कारण इनकी मृत्यु हुई है। अब हिमालयन ग्रिफन वल्चर की बात करता हूँ तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये इंडिया में, नेपाल में, भूटान में तो पाए ही जाते हैं, सेंट्रल चाइना में, मंगोलिया में, और हिमालयन माउंटेन रेंजेस के साथ साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और चाइना। और चाइना का जो वेस्टर्न पोर्शन है उस साइड ये हिमालयन ग्रिफन वल्चर जो है देखने को मिलते हैं। ओलिव रिडले टर्टल्स,
ओलिव रिडले टर्टल्स के बारे में भी पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि उड़ीसा के कोस्ट पर हर साल आते हैं। किसके लिए? मास नेस्टिंग के लिए। मास का मतलब होता है कि बड़े लेवल पर, एक हाई लेवल पर नेस्टिंग हो रही है। कोई भी काम बड़े लेवल पर होता है तो उसके कहते हैं मास नेस्टिंग, मास गैदरिंग। जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है तो उसे मास गैदरिंग कहते हैं। तो गहीर मठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उड़ीसा में, वहाँ पर ये आते हैं और नेस्टिंग करते हैं ओलिव रिडले टर्टल। तो गहीर मठा उड़ीसा में है, और ऋषिकुल्या बीच जो है उड़ीसा में, वहाँ भी आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूकरी जो है ओलिव रिडले टर्टल की, वो कहाँ है? गहीर मठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर। ओलिव रिडले टर्टल की अगर हम बात करते हैं तो इनको ओलिव ग्रीन कलर होता है इनका, इसी वजह से इनका नाम जो है ओलिव रिडले पड़ा है। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये आपको ट्रॉपिकल रीजन में ही देखने को मिलेंगे, वार्म ट्रॉपिकल रीजन में। कहाँ? पैसिफिक, इंडियन और अटलांटिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन हो या अटलांटिक ओशियन हो या फिर इंडियन ओशियन हो, हर जगह ये आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन कहाँ? वार्म ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही केवल आपको देखने को मिलेंगे। इनके लिए थ्रेट क्या है? इनको किस चीज़ से खतरा है? एक तो इनको एक्सीडेंटल किलिंग से खतरा है, दूसरा इनका एक्सटेंसिवली पोचिंग भी किया जाता है इनके मीट के लिए, इनके सेल के लिए, इनके लेदर के लिए। और ये वार्मर सी सरफेस का टेम्परेचर जो होता है, मतलब एक लेवल से ज़्यादा अगर सी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, सी के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो भी इनके लिए एक तरीके से खतरा बन जाता है। किसके लिए? ओलिव रिडले टर्टल्स के लिए। IUCN स्टेटस की बात करता हूँ तो इनका है वल्नरेबल, ओलिव रिडले टर्टल्स का। प्रोटेक्शन की बात करें तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इनको प्रोटेक्ट किया गया है, और साइट के अपेंडिक्स 1 में इनको शामिल किया गया है। एक रिसर्चर्स की टीम भेजी गई है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा लक्षद्वीप में, और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा है कि सबसे पहली, इंडिया की सबसे पहली रफ टूथ डॉल्फिन, जिसके दांत जो है वो रफ होते हैं, उस तरीके की एक डॉल्फिन जो है इंडियन वाटर्स में, मतलब इंडिया के सी में देखी गई है। और ये सबसे पहले देखी गई है। तो कहाँ पर देखी गई है? ये लक्षद्वीप में देखी गई है। आपको याद रखना है, हमारे आइलैंड लक्षद्वीप में देखी गई है। रफ टूथ डॉल्फिन की बात करते हैं तो ये ट्रॉपिकल और वार्मर टेम्परेट वाटर में ही पाई जाती है, ये पोलर रीजन में नहीं पाई जाती है। ये जो है बहुत ही कम देखने को मिलती है, और इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 8.5 फुट की होती है। इसकी बॉडी जो वो ग्रे होती है, वाइट लिप होते हैं इसके। IUCN स्टेटस की बात करते हैं तो लीस्ट कंसर्न है। ये देखने को तो कम मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी पॉपुलेशन कम है, ये कोई थ्रेटन्ड स्पीसीज है। ये लीस्ट कंसर्न है, इसके बारे में चिंता करना मतलब ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लीस्ट कंसर्न इसका स्टेटस है, और ये साइट्स के अपेंडिक्स 2 में शामिल है, और ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शामिल नहीं है अभी, मतलब शामिल है लेकिन कंसर्न नहीं है उतना इसके बारे में। गोल्डन लंगूर की अगर बात करते हैं तो एक रीसेंट स्टडी की गई है साइंटिस्ट के द्वारा, और उसमें सजेस्ट किया गया है कि ये अपने डेक्लाइन पर है, सिग्निफिकेंट डेक्लाइन पर है। इसका हैबिटेट जो है गोल्डन लंगूर का हैबिटेट डेक्लाइन होगा तो इनकी पॉपुलेशन भी डेक्लाइन हो जाएगी। गोल्डन लंगूर के बारे में बात करें तो इन्हें गोल्डन कहा जाता है इनके बालों के कलर के कारण, और ये जो पाए जाते हैं आपके ट्रांस बाउंड्री रीजन में पाए जाते हैं, इंडिया और भूटान के में। इंडिया के ट्रांस बाउंड्री रीजन में पाए जाते हैं, इसका मतलब है इंडिया और भूटान के ट्रांस बाउंड्री रीजन में, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते होंगे। साइट्स का जो लिस्ट है उसमें ये अपेंडिक्स 1 में शामिल हैं, IUCN की रेड लिस्ट में शामिल हैं, और ये एंडेंजर्ड के तौर पर शामिल किए गए हैं। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अगर बात करते हैं तो ये शेड्यूल 1 में शामिल किए गए हैं। गोल्डन लंगूर के बारे में बात कर रहे हैं, हैबिटेट इनका लॉस हो रहा है, तो इनके पॉपुलेशन के बारे में भी थोड़ी सी शंकाएं जताई जा सकती हैं कि वो भी कम होगी अगर कंजर्वेशन एफर्ट्स जो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते हैं। तो भूटान के फॉरेस्ट एंड नेचर कंजर्वेशन एक्ट में भी इनको कंजर्व किया गया है। थ्रेट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोक्यूशन है, मतलब जो भी फेंसिंग होती है उससे भी इनको थ्रेट है, डिफॉरेस्टेशन से भी इनको थ्रेट है जो कि इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, और हैबिटेट लॉस से भी इनको थ्रेट है गोल्डन लंगूर। चीता एक्शन प्लान के बारे में बात करते हैं। चीता एक्शन प्लान ट्रांसलोकेशन होगा 2022 में, तो नामीबिया से जो चीता लाए जाएंगे। नामीबिया को चीता कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, और वो इंडिया में जो है ट्रांसलोकेट किए जाएंगे। प्रिपरेशन हो रही है इसकी, गुडविल एम्बेसडर के तौर पर जो है नामीबिया का चीता जो है लाया जाएगा इंडिया की 75th ईयर इंडिपेंडेंस पर। ठीक है,
इंडिया के इंडिपेंडेंस की जो 75th ईयर होगी उस मौके पर लाया जाएगा और नामीबियन चीता को एक कंट्री का गुडविल एम्बेसडर के तौर पर लाया जाएगा इंडिया में। इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में मिली थी, तो 70 ईयर अगर हम कर देते हैं तो 2022 में होंगे, तो 2022 में इनको लेके आया जाएगा ट्रांसलोकेशन प्लान 2022। सुप्रीम कोर्ट ने पहले बैन लगा दिया था, लेकिन उस बैन को अभी हटा लिया, तो उसके बाद ही इन चीताओं को लाया जा रहा है। अगले 5 साल में लगभग 50 चीता जो लाए जाएंगे और एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया के नाम से इस प्लान को लॉन्च किया गया। सॉफ्टवेयर विद इंटेलिजेंस मार्किंग बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियाटिक लायंस। याद रखिए सिम्बा। सिम्बा क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो इंटेलिजेंस मार्किंग करता है, किसके बेसिस पर? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियाटिक लायन। ठीक है, इंटेलिजेंस मार्किंग जो भी होगी उसके बेस पर आइडेंटिफाई करेगा एशियाटिक लायन को। इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसका नाम है सिम्बा, एशियाटिक लायंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए। अभी गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसे जो है डेवलप किया है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फोटो आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर है। सिम्बा क्या है? हो गया आपके लिए सिंपल। सिम्बा जो है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फोटो आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है। और इसे किसने डेवलप किया है? हैदराबाद बेस्ड टेलियो लैब ने गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए इसे डेवलप किया है। तो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिल जाए या फिर टेलियो लैब मिल जाए, एक ही ऑप्शन आपके सामने आएगा सिम्बा के लिए, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फोटो आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर है। अब इसके बारे में और भी बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें ये आइडेंटिफाई कर देगा, जैसे जेंडर, नेम, माइक्रोचिप नंबर, लाइफ स्टेटस, लैक्टेटिंग मदर अगर कोई है तो उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। इससे क्या है, जो भी कंजर्वेशन के एफर्ट्स हैं, कंजर्वेशन का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा एशियाटिक लायंस के बारे में। एशियाटिक लायन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये वन ऑफ द 5 बिग कैट है जो इंडिया में इनहेबिट करती है। मतलब इंडिया में जो 5 कैट हैं, जैसे बंगाल टाइगर हो गया, इंडियन लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया और क्लाउडेड लेपर्ड हो गया, उसके साथ में एक कैट जो है, मतलब कैट क्या? कैट इनकी फैमिली है। ये कैट फैमिली से, बिग कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये 5 जो एनिमल हैं, जैसे बंगाल टाइगर हो गया, क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और इंडियन लेपर्ड, और एशियाटिक लायन भी इसी में शामिल है। एशियाटिक लायन की बात करते हैं तो ये केवल और केवल इंडिया में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इनके लिए गुजरात में 5 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जैसे गिर नेशनल पार्क जो सबसे ज़्यादा फेमस है एशियाटिक लायन के लिए। गिर सेंचुरी भी है, पानिया सेंचुरी है, मिथिल्या सेंचुरी है, गिरनार सेंचुरी है। इन सभी सेंचुरीज़ में जो है एशियाटिक लायन पाए जाते हैं गुजरात में। लॉयन जो हैं वो ओनली कैट हैं जो ग्रुप में रहते हैं, और लॉयंस के जो ग्रुप जो होता है उसको प्राइड के नाम से जाना जाता है। जैसे टाइगर की बात करते हैं, टाइगर जो ग्रुप में नहीं रहते हैं, केवल और केवल लायन ही ग्रुप में रहते हैं और उनको प्राइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, फीमेल लायन जो हैं वो प्राइड का प्राइमरी हंटर होती हैं, या फिर कहेंगे कि प्राइड जो होती है उनका जो ग्रुप होता है उसकी जो लीडर होती है वो होती है। गेस्टेशन पीरियड की बात करते हैं तो 100 से लगभग 119 दिन का इनका होता है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इंडिया की 1972 की, उसकी शेड्यूल 1 में शामिल किया गया है। साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है, और IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के तौर पर इनको शामिल किया गया है। मतलब ये स्पीसीज़ जो है एशियाटिक लायन जो है ये एंडेंजर्ड है, क्योंकि केवल और केवल इंडिया में ही पाए जाते हैं। एशियाटिक लायन के बारे में बात करें तो ये अफ्रीकन लायन से छोटे होते हैं, और अफ्रीकन लायन का IUCN स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है, मतलब वो अफ्रीका के एक से ज़्यादा कंट्री में पाए जाते हैं। इसी वजह से वो उतने ज़्यादा एंडेंजर्ड नहीं है जितने के इंडिया के एशियाटिक लायन है, क्योंकि ये केवल और केवल इंडिया में ही पाए जाते हैं। अर्थ आवर जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने इस अर्थ आवर को ऑर्गेनाइज किया गया है। ये है क्या चीज़, मतलब क्या होता है अर्थ आवर? ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 26 मार्च को ग्लोबली। इस वर्ष की जो थीम रही है वो रही है सेव आवर फ्यूचर। सेव आवर फ्यूचर नाम की थीम है। इसमें क्या होता है, इनक्रेज किया जाता है इंडिविजुअल्स को, हाउस होल्ड्स को, कम्युनिटीज़ को, बिजनेसेस को। बिजनेस मतलब जो भी ऑफिसेज होती हैं, जो भी कहेंगे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको
वो क्या करें कि अपनी जो भी नॉन एसेंशियल लाइट्स हैं उनको 1 घंटे के लिए टर्न ऑफ कर लेंगे। तो क्या उसे अर्थ आवर के नाम से जानते हैं। क्या होगा, ये एक सिंबल के तौर पर काम करता है कि कमिटमेंट है हमारा प्लेनेट को बचाने के लिए। लाइट क्या, लाइट भी पॉल्यूशन करती है। लाइट पॉल्यूशन की वजह से सिटीज़ में क्या है कि जो भी स्टार्स होते हैं, जो भी तारे होते हैं वो नहीं दिख पाते हैं। तो 1 घंटे के लिए जो है 26 मार्च को लाइट ऑफ करने के लिए कहा जाता है इंडिविजुअल से, हाउस होल्ड से, कम्युनिटी से और बिजनेसेस से। और वो भी कैसी, जो भी नॉन एसेंशियल्स लाइट्स हैं उनको ऑफ कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है आप पूरी की पूरी लाइट को ऑफ कर लीजिए। अर्थ आवर जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है WWF के द्वारा और सेलिब्रेट किया जाता है 26 मार्च को। इस वर्ष की जो थीम है वो है सेव आवर फ्यूचर। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात करते हैं तो ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। मिनीमाता कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। मिनीमाता कन्वेंशन का चौथा कॉन्फ्रेंस COP4। अब कॉन्फ्रेंस और पार्टी हर चीज़ का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो मिनीमाता का जो कन्वेंशन है उसका 4th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, मतलब जो भी पार्टी शामिल हैं, जो भी मेंबर शामिल हैं मिनीमाता कन्वेंशन में, वो सभी मिलकर एक कॉन्फ्रेंस करेंगे। और उस कॉन्फ्रेंस का ये 4th एडिशन था मिनीमाता कन्वेंशन का। और ये मिनीमाता कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ये मरकरी से रिलेटेड है। और ये अभी अभी हुआ है बाली के, इंडोनेशिया के बाली में, इंडोनेशिया कंट्री के बाली शहर में ये हुआ है। मिनीमाता कन्वेंशन जो है मरकरी से रिलेटेड है और इसे एडॉप्ट किया गया था 2013 में। 2013 में इसे जेनेवा में जो एडॉप्ट किया गया था। और ये विश्व का सबसे पहला लीगली बाइंडिंग ट्रीटी के तौर पर कन्वेंशन था जो कि प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरनमेंट को, जो भी मरकरी के एडवर्स इफेक्ट हैं उनसे। मरकरी के एडवर्स इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए एक कन्वेंशन था और ये सबसे पहला लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन के तौर पर है ये ट्रीटी। 2013 में जेनेवा में मिनीमाता कन्वेंशन जो है मरकरी से रिलेटेड है, एडॉप्ट किया गया था। 4th COP जो है इसकी बाली इंडोनेशिया में हुई है। इसका नाम जो है जापान के एक शहर मिनीमाता के नाम पर रखा गया है, जो कि मिनीमाता डिसीज़ का एपिसेंटर बन गया था। मिनीमाता क्या है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है जो कि सेवर मरकरी की पॉइजनिंग से होती है। मतलब एक भीषण या फिर कहेंगे एक बड़े लेवल का अगर मरकरी का पॉइजनिंग हो जाता है तो ये डिसीज़ जो है ये हो जाती है। इंडिया ने इस कन्वेंशन को 2014 में साइन कर लिया था और रेटिफाई कर दिया 2018 में, और ये फोर्स में आ गया था 2017। मिनीमाता कन्वेंशन जो है यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करके ये कोशिश करता है कि जो भी मरकरी है उसका इलीगल ट्रेड जो है वो बंद किया जा सके, टैकल कर सकें ग्लोबल इलीगल ट्रेड जो है मरकरी का, जिससे कि मरकरी का जो कंटेमिनेशन है वाटर में हो जाए या फिर वो क्रॉप्स में हो उसको कम किया जा सके। और भी कन्वेंशंस हैं जो कि न्यूज़ में आते हैं, आपके एग्जाम में भी आते हैं। रॉटरडैम कन्वेंशन है, जैसे कि ये किससे रिलेटेड है, हैजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड से रिलेटेड है रॉटरडैम कन्वेंशन। हजार्डस केमिकल और पेस्टिसाइड का जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है सर्टेनली उससे। वाजिल कन्वेंशन, वाजिल कहाँ है, वाजिल स्विट्जरलैंड में है। ये क्या है, ये ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट जो होता है हजार्डस वेस्ट का, उसके कंट्रोल से रिलेटेड है वाजिल कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन क्या है, ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, ये ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड है स्टॉकहोम का। मरकरी के कंटेमिनेशन से WHO के अकॉर्डिंग कौन कौन सी डिसीजेस हो सकती हैं, कौन कौन से जो भी ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो जैसे नर्वस सिस्टम को सबसे पहले अफेक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम को भी ये नुकसान पहुंचाता है, लंग्स, किडनी, स्किन, आइज़, जो भी हमारे ये अंग हैं शरीर के इनको ये नुकसान पहुंचाता है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट यूज़र ऑफ मरकरी इन द वर्ल्ड आफ्टर US। और इंडिया में इसका थ्रेट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि US के बाद इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट यूज़र है मरकरी का। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर है केनिया की कैपिटल नायरोबी में। ठीक है, इसने एक रिपोर्ट जारी किया जिसका नाम है फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022। अब ये रिपोर्ट का टाइटल क्या है, फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 नॉइज, ब्लेज एंड मिसमैचेस। अब नॉइज से आपको पता लग गया होगा कि सोर्स से रिलेटेड है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब सोर्स शराबा क्या होता है, साउंड पॉल्यूशन से क्या है एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। इसी वजह से ये जो रिपोर्ट है UNEP के द्वारा
रिलीज़ की गई है। अब कंसर्न क्या है इस रिपोर्ट में? अर्बन साउंडस्केप्स, वाइल्ड फायर्स, फोनोलॉजिकल शिफ्ट्स। फोनोलॉजिकल, फोनो मतलब कुछ भी साउंड से रिलेटेड जो होता है। अब इसकी फाइंडिंग्स के बारे में बात करेंगे कि 13 जो मोस्ट नॉइस पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं साउथ एशिया की जो 13 सबसे ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन है जहाँ पर उन सिटीज़ में 5 जो हैं उसमें इंडिया की हैं। उनमें से साउथ एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़ आते हैं लेकिन उसमें से 5 कितनी हैं? इंडिया की सिटीज़ हैं 13 में से। सबसे पहले जैसे कि मुरादाबाद है, कोलकाता है, आसनसोल है, जयपुर है और दिल्ली है। ये सभी सिटीज़ जो हैं इंडिया की शामिल है 13 मोस्ट नॉइस पॉल्यूटेड सिटीज़ में। हाईएस्ट नॉइस पॉल्यूशन जो रिकॉर्ड किया गया है कहाँ? ढाका में, बांग्लादेश। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में है, और फॉलोड बाई मुरादाबाद। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, सेम क्वेश्चन। तो ढाका का बांग्लादेश नंबर 1 रहा और सेकंड रहा यूपी का मुरादाबाद। मुरादाबाद कहाँ है? मुरादाबाद यूपी में है और यूपी इंडिया। नेशनल डॉल्फिन डे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अनाउंस किया है कि 5 अक्टूबर को जो है नेशनल डॉल्फिन डे के तौर पर मनाया जाएगा। अब ये सबसे पहला है, नेशनल डॉल्फिन डे जो है इसी साल से मनाया जा रहा है। सबसे पहला डॉल्फिन डे है 5 अक्टूबर। इसी वजह से ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये कंजर्वेशन कैंपेन की तौर पर काम करेगा। अक्टूबर 5 जो है 5 अक्टूबर को अभी क्या है, गंगा रिवर डॉल्फिन डे के तौर पर मनाया जाता था, लेकिन अभी क्या है, डॉल्फिन डे के तौर पर मनाया जाएगा, जिससे कि सभी जो भी स्पीसीज़ हैं डॉल्फिन की उन सबको इसमें कवर कर लिया जाएगा। गैंजेटिक डॉल्फिन की अगर बात करते हैं जो कि 5 अक्टूबर को पहले मनाते थे, तो उसमें ये एक इंडिकेटर स्पीसीज़ के तौर पर काम करता है। जैसे हमने हॉर्नबिल के बारे में बात की थी, हॉर्नबिल इंडिकेटर स्पीसीज़ होती है, उसी तरीके से गैंजेटिक डॉल्फिन भी एक इंडिकेटर स्पीसीज़ है। उसी तरीके से जो बटरफ्लाइज होती हैं वो भी एक इंडिकेटर स्पीसीज़ के तौर पर ही काम करती हैं। जहाँ भी बटरफ्लाई होंगी तो इसका मतलब है कि वहाँ का इकोसिस्टम अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसी तरीके से काम करती है गैंजेटिक डॉल्फिन। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा वनरेबल होती है। अगर वाटर की क्वालिटी और फ्लो थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है तो वहाँ पर गैंजेटिक डॉल्फिन जो आपको फिर देखने को नहीं मिलती है। 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन जो हैं वो पाई जाती हैं वर्ल्ड में, उनमें से एक है इंडिया की, जैसे गैंजेटिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाकी की 3 कौन सी हैं? जैसे यांगजी रिवर जो है चाइना की, वहाँ पाई जाती है। भूलान जो है वो इंडस रिवर जो पाकिस्तान में वहाँ पाई जाती है, और एक बोटो नाम से जो है अमेज़न रिवर जो है लैटिन अमेरिका की अमेज़न रिवर जो ब्राज़ील में होकर बहती है वहाँ पाई जाती है। अब ये जो है ब्रैकिश वाटर में भी पाई जा सकती है। ब्रैकिश वाटर कहाँ होता है? जो सी का जो वाटर होता है, लेकिन ये कभी भी सी में एंटर नहीं करती है। जहाँ भी मुहाना होगा ना नदी का, जैसे ये कोई रिवर है ये आ रही है और ये सी है, तो यहाँ भी ये पाई जाएगी, लेकिन ये कभी भी सी में एंटर नहीं करती है। ये इसके बारे में, ये क्या है, एक मैमल है और ये ब्रेथ नहीं कर सकती है वाटर पर, इसीलिए ये बार बार ऊपर आती है अपनी सांस लेने के लिए। तो गैंजेटिक डॉल्फिन जो है मैमल है। गैंजेटिक रिवर स्पीसीज जो है इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में ही पाई जाती है। केवल 3 ही देश हैं जहाँ पर गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल। और याद रखिए 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे के तौर पर इसी वर्ष से मनाया जा रहा है। अब कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो न्यूज़ में रही हैं, उनको देख लेते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, जैसे श्रीलंका और इंडिया के बीच में होती है एक नेवल एक्सरसाइज, जिसे जानते हैं SLENEX के नाम से, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। इसका 9वां एडिशन था जो अभी अभी इंडिया के विशाखापत्तनम में हुआ है। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है SLENEX। वो विशाखापत्तनम में हुई है 2022 में, और ये क्या था, 9th एडिशन था। 10 तारीख की बात करते हैं तो ये इसका 3रा एडिशन था जो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है, और ये उज्बेकिस्तान में ही हुआ है। 10 तारीख जो है उज्बेकिस्तान में हुआ है, 3रा एडिशन था, और इंडिया और उज्बेकिस्तान के। लिमतिये की अगर बात करते हैं तो ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और सेशल्स की डिफेंस फोर्सेस के बीच में। लिमतिये जो है इंडियन आर्मी और सेशल्स की डिफेंस फोर्सेस के बीच में होती है लिमतिये। प्रस्थान की बात करते हैं तो ये ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। ऑफशोर की जहाँ भी बात आएगी तो सी की बात आएगी, और सी की बात आएगी तो किसकी बात आएगी, नेवल की बात आएगी, नेवी की बात आएगी। तो वेस्टर्न नेवल कमांड जो है मुंबई में है,
वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई में जो है इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है और ये प्रस्थान इसको नाम दिया गया ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया जो मुंबई का, वहीं पर इसको कंडक्ट किया गया। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम को एस्टेब्लिश किया गया था 2007 में। ये क्या है, एक वॉलेंटरी इनिशिएटिव है जो कि इंक्रीज करता है मैरीटाइम कोऑपरेशन को कंट्रीज़ के बीच में, जो भी नेवीज़ हैं लिटोरल स्टेट्स की उनके बीच में, और इंडियन ओशियन रीजन जो है उसको एक ओपन और इंक्लूसिव फोरम प्रोवाइड करता है जहां पर वो अपने रैशनल और रेलेवेंट मैरीटाइम इश्यूज हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। तो इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम में लिटोरल स्टेट्स जो हैं इंडियन ओशियन के वो आते हैं और इसे एस्टेब्लिश किया गया था 2007 में। अब बात करते हैं इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम ने मिलकर, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक मैडन मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की है। अब इसे IMEX 2022 के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। अब ये कहाँ है, ये जो एडिशन है, इस एडिशन की अगर बात करते हैं, मैडन एडिशन जो है ये गोवा और अरेबियन सी में हुआ है। गोवा में हुआ है और अरेबियन सी में हुआ है। अब वेस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं तो ये क्या, बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न कोस्ट है और वेस्टर्न कोस्ट में क्या है, अरेबियन सी है। अरेबियन सी में गोवा में हुआ है और अरेबियन सी में ये जो एक्सरसाइज है ये कंडक्ट की गई है। ये क्या है, ये इंटर ऑपरेबिलिटी को इम्प्रूव करेगी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ जो उसको इम्प्रूव करने में मदद करेगी। जैसे अब श्रीलंका में क्या है, जो भी ह्यूमैनिटेरियन इश्यू आ रहे हैं वहाँ पर जो किस तरीके से मिशन को कंडक्ट किया जा सकता है आसानी से, उसके बारे में ये बात करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी था इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम की मैडन मैरीटाइम एक्सरसाइज के बारे में। कहाँ हुई है, लोकेशन याद रखिए, ज़्यादा इसके बारे में आपको जानना जरूरी है नहीं, क्योंकि इसमें इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम में 25 मेंबर्स हैं, इसमें केवल और केवल 15 मेंबर्स ने जो है पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज। विलेज डिफेंस ग्रुप जो है वो स्टार्ट किया गया है। विलेज डिफेंस ग्रुप एक इनिशिएटिव होता है, ठीक है, ये स्टार्ट किया गया है JNK में, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। अब विलेज डिफेंस ग्रुप जो है ये होते क्या हैं, विलेज डिफेंस ग्रुप जो है ये कम्युनिटी के तौर पर काम करते हैं, ठीक है, इन्हें विलेज डिफेंस गार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। ये किस तरीके से फंक्शन करेंगे, ये डायरेक्शन होगी SP जो भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP होते हैं, उनके अंडर ये काम करते हैं। ये VD विलेज डिफेंस ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं जो विलेज डिफेंस गार्ड के तौर पर काम करते हैं। पहले इन्हें विलेज डिफेंस कमेटी के तौर से जाना जाता था। इसमें कुछ मेंबर्स होंगे जो कि हेल्प करेंगे डिफेंस फोर्सेस को या फिर पुलिस को कि वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो है ईजिली कंडक्ट कर पाएंगे उस तरीके से, ठीक है, और ये मेंटेन करेंगे विजिलेंस को, जो भी नज़र रखी जाती है उसमें ये हेल्प करते हैं। तो विलेज डिफेंस ग्रुप्स को इनिशिएट किया गया है फिर से। पहले जो है मिलिटेंसी जब पीक पर थी 90s में, तब इन्हें स्टार्ट किया गया था और लगभग 4125 VDC जो एग्जिस्ट करते थे जम्मू एंड कश्मीर में, उस टाइम की बात कर रहे हैं हम। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो है इनॉग्रेट किया गया है बेंगलुरु में। अब क्या करेगा ये, इसका उद्देश्य है कि इनकरेज किया जाना चाहिए और नर्चर किया जाना चाहिए फाइनेंशियल इनोवेशन जो है। फाइनेंशियल इनोवेशन में जैसे UPI भी जो है एक फाइनेंशियल इनोवेशन का ही हिस्सा है। अब UPI अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ कि UPI ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों में ही काम करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से किस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन को और ज़्यादा नर्चर किया जा सकता है और ज़्यादा इनकरेज किया जा सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है कि हर एक सिटीजन के पास, हर एक मेंबर के पास कंट्री के फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचनी चाहिए, बैंकिंग सर्विसेज पहुंचनी चाहिए। तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। और फाइनेंशियल इनोवेशन क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी किस तरीके से हम विकसित करेंगे, उनको कहेंगे फाइनेंशियल इनोवेशन। अब ये जो है ये सेटअप किया गया है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की बात जैसे कर रहे हैं हम, तो एक कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सेटअप किया गया। इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो हुआ है रिजर्व बैंक की तरफ से, RBI की तरफ से, वो हुआ है 100 करोड़ का। ये एक इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश करेगा, फोकस करेगा कि प्रमोट किया जा सके फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को लो इनकम पॉपुलेशन के बीच में भी इंडिया की। इलेक्ट्रॉनिक बिल या फिर E-बिल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है ये लॉन्च किया गया है 46th सिविल अकाउंट डे के उपलक्ष्य पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा। E-वे बिल सिस्टम क्या है,
ये जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन के या फिर जीएसटी पर जो एनरोल कर चुके हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, उनके लिए एक वे विल जनरेट करने का एक सिस्टम है जो कि 50,000 से ज़्यादा की गुड्स को मूवमेंट करने के लिए जनरेट किया जाता है। इसके अंडर में वेंडर और सप्लायर दोनों ही अपने बिल को अपलोड कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करके। इससे क्या होगा, फिजिकल इंटरफेरेंस जो होता है ऑफिसर्स का सप्लायर्स के बीच में और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बीच में, जो भी फिजिकल इंटरफेस जो होता है उसको एलिमिनेट किया जा सकेगा। और ये डेवलप किया गया है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। जो भी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के तौर पर सिस्टम काम करता है उसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है, उसी के एक डिवीजन के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। नीति आयोग ने रिलीज़ किया है सेकेंड एडिशन, ठीक है, याद रखना है नीति आयोग ने ये एक सेकेंड एडिशन है जो रिलीज़ किया है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स का। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में वेरियस स्टेट्स को रैंक किया जाता है और ये तैयार की जाती है नीति आयोग के द्वारा, और पार्टनरशिप किसके साथ है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ पार्टनरशिप करके। इसमें क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है इंडिया के एक्सपोर्ट अचीवमेंट्स का, स्टेट और यूनियन टेरिटरी का। आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से चैलेंजेस हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको अवेल कर सकते हैं स्टेट, जिससे कि वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकें। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स जो है एक डेटा ड्रिवन एंडीवर है जो कि आइडेंटिफाई करता है फंडामेंटल एरियाज़ को, कौन कौन से क्रिटिकल हैं जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन में काम आ सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो ये रैंक करता है स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को 4 पिलर्स के बेसिस पर। 4 पिलर हैं जो इसका बेसिस है, कौन कौन से हैं, एक तो पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस भी शामिल है और एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम भी शामिल है। बिजनेस का इकोसिस्टम कैसा है उस स्टेट में, और उस स्टेट में पॉलिसी किस तरीके की फॉर्म की गई है एक्सपोर्ट को लेकर, और 11 सब पिलर हैं जिनको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोस्टल स्टेट की बात करते हैं तो सबसे बेस्ट परफॉर्मर स्टेट जो बोल रहा है गुजरात एक्सपोर्ट में, फॉलोड बाई महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब ये जो है देखा गया है रिपोर्ट में कि जिन स्टेट का जीडीपी हाई है उनकी रैंक भी जो है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में हाई है। अब ये तो हो गया कोस्टल स्टेट की बात, ठीक है, कोस्टल स्टेट में तो गुजरात ने टॉप किया है। लेकिन अगर हम लैंड लॉक्ड स्टेट की बात करते हैं तो उसमें टॉप किया है हरियाणा ने, उसके बाद सेकंड रैंक रही है उत्तर प्रदेश की, फिर मध्य प्रदेश और उसके बाद पंजाब की। 3 मेजर चैलेंजेस जो है वो निकल के आए हैं इंडिया के एक्सपोर्ट प्रमोशन को लेकर। कौन कौन से हैं, एक तो इंट्रा और इंटर रीजनल डिफरेंसेस जो हैं एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। जैसे गुजरात में एक अलग तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है और राजस्थान में एक अलग तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इंट्रा स्टेट और इंटर रीजनल जो भी डिफरेंसेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में वो एक बड़ी दिक्कत है। वीक ट्रेड सपोर्ट है और वीक ग्रोथ ओरिएंटेशन है स्टेट के बीच में। रिसर्च और डेवलपमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपोर्ट को लेकर उसमें भी कमी है, और प्रमोट करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स यूनिक एक्सपोर्ट को इंडिया की तरफ से। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, जिसे रैम्प के नाम से भी जानते हैं, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मैं बता चुका हूँ कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ये स्कीम का नाम है। इसका मतलब है कि एमएसएमई की जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको गति देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, और ये एक वर्ल्ड बैंक असिस्टेड स्कीम है। वर्ल्ड बैंक और सेंटर की जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक, इसमें 2 ही पैसा देंगे, स्टेट इसमें पैसा नहीं देंगे। किसके लिए है, एमएसएमई के लिए ये लॉन्च की गई है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा लॉन्च की गई है। इसी ने एक समर्थ स्कीम जो थी उसे भी लॉन्च किया था। समर्थ नाम की स्कीम थी वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ठीक है। इसी ने लॉन्च किया है रैम्प को, जो कि एमएसएमई के लिए है। अब कोविड-19 की वजह से एमएसएमई को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको रेजिलियंस एंड रिकवरी इंटरवेंशन के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये फॉर्मुलेट की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्ट्रेंथन करने के लिए एमएसएमईज को। रिकमेंडेशन किसने दी थी इसकी, तो यूके सिन्हा कमेटी के द्वारा इसकी रिकमेंडेशन की गई थी।
केबी कामत कमेटी ने भी इसे रिकमेंड किया था, और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है प्राइम मिनिस्टर की, उसने भी इस तरीके की स्कीम के लिए रिकमेंडेशन दी थी। इस स्कीम के उद्देश्य की बात करते हैं तो क्या है, ये इम्प्रूव करेगा मार्केट के लिए एक्सेस दिलाएगा एमएसएमई को, क्रेडिट मतलब लोन के लिए भी एक्सेस दिलाएगा, इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करेगा, गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करेगा सेंटर के लेवल पर भी और स्टेट के लेवल पर भी। सेंटर और स्टेट के बीच में जो लिंक हैं उनको भी इम्प्रूव किया जाएगा, पार्टनरशिप को इम्प्रूव किया जाएगा, और जो भी इश्यू है पेमेंट के डिले से रिलेटेड उनको भी ये सॉल्व करने की कोशिश करेगा। 6000 करोड़ जो है, 6000 करोड़ की ये स्कीम है, जिसमें से लगभग 3750 करोड़ जो है वो दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बाकी की जो राशि है उसे देगी। एमएसएमई की डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जैसे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम 3 तरीके के एंटरप्राइजेस होते हैं। अब एमएसएमई की क्या है डेफिनेशन इंडिया में, जो भी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस हैं उनके बारे में अगर बात करते हैं तो किसी भी प्लांट ने, ठीक है, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्ट नहीं किया है, मतलब इन्वेस्ट तो नहीं करना चाहिए 1 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 1 करोड़ तक का ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो वो माइक्रो में आएगा। और टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए और 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, तो माइक्रो की कैटेगरी में आ जाएगा। स्मॉल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो है 10 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। वहीं पर टर्नओवर की बात करते हैं तो 50 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तो वो आएगा स्मॉल की कैटेगरी में। मीडियम की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट तो 50 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये एमएसएमई की लेटेस्ट डेफिनेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा रिलीज़ की गई है। भारत नेट जो है ये प्रोजेक्ट का नया नाम है। कौन से प्रोजेक्ट का? नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क। नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क जो है उसी का दूसरा नाम है भारत नेट प्रोजेक्ट। काम क्या है इसका? काम केवल इसका ये है कि सभी ग्राम पंचायत जो है इंडिया की, उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। और लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायत हैं इंडिया में और हर एक ग्राम पंचायत में इंटरनेट पहुंचाना इसका उद्देश्य है। ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल। स्पेशल पर्पज़ व्हीकल होता क्या है कि उस एक कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को या फिर डिपार्टमेंट को केवल एक ही पर्पज़ के लिए एस्टेब्लिश किया गया है। तो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को इसी के लिए एस्टेब्लिश किया गया है। स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क को, जिसे भारत नेट के नाम से जानते हैं, और ये डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। इसे फंड किया जा रहा है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इस पर क्वेश्चन आना चाहिए। कई सारे एग्ज़ाम देख रहे हैं, मतलब पिछले रिसेंट एग्जाम्स की बात करें तो कई बार से क्वेश्चन नहीं आना, लेकिन मोस्ट लाइकली है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है और अभी तक ग्रे लिस्ट से उसे बाहर नहीं निकाला गया है। ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान जून 2018 से। ठीक है, कौन कौन से स्टेट को इसमें शामिल किया जाता है ग्रे लिस्ट में? जो भी मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है उसको चेक नहीं कर पाते हैं, उसको नहीं रोक पाते हैं, उन कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। टेरर फाइनेंसिंग जो कंट्री करते हैं उनको ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है FATF के द्वारा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। UAE को भी इसी ग्रे लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। FATF जो है ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 1989 में एस्टेब्लिश की गई थी। इसका काम है कि मनी लॉन्ड्रिंग से कॉम्बैट करना है, लड़ाई करना है, उसको रोकना है, टेरर फाइनेंसिंग को रोकना है, और भी जो भी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी को जो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे ये डील करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग इसके मेन एरियाज़ हैं, लेकिन बाकी इश्यूज़ के साथ भी ये डील करता है। जो भी स्टेट या कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के साथ में कोलैबोरेट नहीं करते हैं, उसको रोकने में नाकामयाब होते हैं, उसे ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। इसमें UAE और पाकिस्तान शामिल हैं। FATF की बात करते हैं तो इसमें 37 मेंबर्स हैं और इंडिया भी इसका एक मेंबर है। इसमें 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं। 37 तो हो गई कंट्रीज़ और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई हैं।
रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो गल्फ कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन कमीशन। ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट दो तरीके की लिस्ट होती है एफएटीएफ की। ब्लैक लिस्ट जो है हाई रिस्क में आती है, जो कंट्रीज हाई रिस्क ज्यूरिडिक्शन में आते हैं उसे ब्लैक लिस्ट कहते हैं। अब ब्लैक लिस्ट में और कौन शामिल है, ब्लैक लिस्ट की बात करते हैं तो ब्लैक लिस्ट में जो है ईरान को शामिल कर लिया गया है, ईरान को शामिल कर लिया है। ग्रे लिस्ट की बात करते हैं तो ग्रे लिस्ट में जो है आपने देखा यूएई को शामिल किया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मॉनिटरिंग होती है, यहाँ पर इंक्रीज कर दी जाती है मॉनिटरिंग को और ज्यूरिडिक्शन को भी इंक्रीज कर दिया जाता है एफएटीएफ में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की अगर बात करते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और ये सेम क्वेश्चन जो है सीडीएस में आपसे पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान देना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस तरीके के सीडीएस में पूछे जाते हैं, तो सीएपीएफ में पूछे जाना भी इसका लाजमी है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो OIC जो है सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के बाद में, और ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो यूपीएससी के द्वारा दिया गया था। ये क्या करता है, इसका एंडेवर है कि हम सेफ गार्ड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे जो भी मुस्लिम वर्ल्ड है उसके इंटरेस्ट जो भी होंगे उनके हितों की रक्षा करेंगे, प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल पीस को और हार्मनी को सभी विश्व के लोगों के बीच में। 57 स्टेट्स जो है इसके मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर जेदा सऊदी अरेबिया में है और इंडिया जो है OIC का एक मेंबर नहीं है। फिफ्थ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग जो है कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव में हेल्ड की गई है, ठीक है। कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव जो है उसी की 5वीं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग जो है वो हुई है, रिसेंटली हुई है। अब कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव जो है वो रीनेम्ड वर्जन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग का, ठीक है। ये एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी का डायलॉग होता है जो कि 2011 से लगातार होता आ रहा है। इसमें कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स जो होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है और किस तरीके से उन पर एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो लाया जा सकता है उसे डिस्कस करते हैं। तो अगर ये ट्राइलेटरल है, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि ये ट्राइलेटरल है, तो इसमें 3 स्टेट्स या फिर 3 कंट्री जो शामिल होने चाहिए। कौन कौन से हैं, एक तो है मालदीव, एक है इंडिया और एक है श्रीलंका। तो ये था ट्राइलेटरल, लेकिन न्यूएस्ट मेंबर इसमें एक शामिल कर लिया गया है और न्यूएस्ट मेंबर कौन है, वो है मॉरिशस। ये सभी जो है इंडिया के क्या है, नेबर हैं, श्रीलंका भी, मॉरिशस भी, मालदीव भी। अब इसमें 4 कंट्री जो है शामिल होते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव के नाम से इसे जाना जाता है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग होती है। इसका 5वां वर्जन था जो रिसेंटली अभी अभी हुआ है। 4 इसके मेंबर हैं, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और मॉरिशस। 4 मेंबर और कहाँ पर हैं, 4 मेंबर आपको क्वाड में भी देखने को मिलते हैं। क्वाड के कौन कौन से मेंबर हैं 4, एक तो हो गया इंडिया, इंडिया के साथ में यूएसए के साथ में जापान और जापान के साथ में ऑस्ट्रेलिया। ये सभी मेंबर जो हैं क्वाड के मेंबर हैं। बांग्लादेश और सेशल्स जो हैं इनको ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव में। 5वीं मीटिंग थी और इसमें 5 ब्रॉड एरियाज जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं कि इन पर हम कोऑपरेट करेंगे मिलकर। मैरीटाइम सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए और जो रेडिकलाइजेशन चल रहा है उसको काउंटर करने के लिए, ट्रैफिकिंग और ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के क्षेत्र में भी काम करने का इसमें एक प्लेस लिया गया है। बिम्स्टेक की बात करते हैं। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब इसे समझिए आप, बे ऑफ बंगाल का मतलब ये होगा कि जो भी बे ऑफ बंगाल का रीजन होगा उसी के कंट्री इसमें शामिल होंगे। ये एक इनिशिएटिव है, किसके लिए है ये इनिशिएटिव जो है, ये मल्टी सेक्टोरल मतलब एक से ज़्यादा सेक्टर में क्या करेंगे हम, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के लिए। ये है बिम्स्टेक की फुल फॉर्म। तो इसका उद्देश्य भी आपको इसी से झलक गया होगा, आपको पता लग गया होगा कि बिम्स्टेक का उद्देश्य क्या है, बे ऑफ बंगाल की कंट्री इसमें शामिल होंगे। अब इसका 5वां समिट जो है रीजनल ग्रुपिंग का वो अभी अभी हुआ और वो कहाँ हुआ, कोलंबो में। वर्चुअली ये हुआ था बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन का। अब इसका इम्पोर्टेंट आउटकम क्या निकल के आया है इस समिट से, यहाँ पर एडॉप्ट किया गया है और साइन किया गया है बिम्स्टेक का चार्टर, ठीक है।
अब ये बिम्स्टेक जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करेगी, जिसका कि लीगल पर्सनैलिटी होगा एक। दूसरा क्या है इसमें जो शामिल किया गया, महत्वपूर्ण आउटकम क्या निकल के आया गया, इस 5वीं समिट के बारे में बात कर रहे हैं हम। रिकॉन्स्टिट्यूट एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ सेक्टर। बहुत ज़्यादा सेक्टर इसमें शामिल थे, तो सेक्टर को रिड्यूस कर दिया गया है और दोबारा से उसका स्ट्रक्चर बदला गया है, जिससे कि क्या है, इफेक्टिव कोऑपरेशन हो सकता है। पहले इसमें 14 सेक्टर जो वो शामिल थे, लेकिन अब उनको 7 कर दिया गया है, जिससे कि अच्छे तरीके से वो मैनेज हो सकें और बिम्स्टेक जो इनिशिएटिव है उसको सफल बनाया जा सके। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है बिम्स्टेक को ज़्यादा कहेंगे इम्पोर्टेंस दे रहा है सार्क के मुकाबले। ठीक है, इंडिया का टारगेट है कि बिम्स्टेक को सफल बनाया जाए। सार्क जो है एक फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सार्क में इंडिया प्लस पाकिस्तान दोनों ही शामिल हैं, यहाँ पर कोऑपरेशन नहीं हो पाता है। इसी वजह से इसमें ये स्ट्रक्चरल बदलाव किए गए हैं, बहुत ज़रूरी हो जाता है बिम्स्टेक इसी वजह से। यहाँ पर ईच मेंबर जो है, बिम्स्टेक में 7 मेंबर हैं और उनको एक लीड सेक्टर दिया गया है, मतलब वो हर एक सेक्टर में लीड करेगा हर एक मेंबर। 7 नेशन है टोटल बिम्स्टेक में जो कि शामिल हैं। अब 7 नेशन जो शामिल हैं बिम्स्टेक में वो कौन कौन से हैं, ये एक इंटर रीजनल ग्रुपिंग है, वो तो सारी बातें हमने कर ली हैं। ठीक है, लेकिन इसमें 7 मेंबर जो हैं वो कौन कौन से हैं। बे ऑफ बंगाल से इनकी बाउंड्री लगेगी, लेकिन 2 ही ऐसे नेशन हैं जिनकी बाउंड्री नहीं लगती है बे ऑफ बंगाल से, वो हैं भूटान और वो हैं नेपाल। तो भूटान और नेपाल इसमें शामिल हैं, आपको ये याद रखना है। बाकी जो भी कंट्री होंगे उनका बे ऑफ बंगाल से बाउंड्री लगेगा, जैसे इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। 5 कंट्री हैं, 5 की बाउंड्री लगती है, नेपाल की और भूटान की नहीं लगती है। टोटल 7 कंट्री हैं और 7 सेक्टर हैं, और 7 कंट्री में हर एक को एक एक सेक्टर का लीड बनाया गया है। बिम्स्टेक का प्रिंसिपल क्या है कि एक दूसरे की जो सॉवरेनिटी है उसकी रेस्पेक्ट करेंगे, इक्वलिटी की रेस्पेक्ट करेंगे और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की भी रेस्पेक्ट करेंगे, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की रेस्पेक्ट करेंगे, किसी के भी इंटरनल अफेयर्स में हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो है उसको इंश्योर करेंगे और म्यूचुअल बेनिफिट पर हम काम करेंगे। बिम्स्टेक के अभी तक के मेजर माइलस्टोन्स क्या क्या हैं, जैसे बिम्स्टेक जो है इसकी स्थापना हुई थी बैंकॉक में। बैंकॉक का है, थाईलैंड में है। बैंकॉक थाईलैंड में इसकी स्थापना हुई थी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ मिलकर। ठीक है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ मिलकर। तो इसमें शुरुआत में क्या है, केवल 4 जो कंट्री हैं वो शामिल थे। म्यांमार शुरुआत में शामिल नहीं था। ठीक है, नेपाल और भूटान तो थे ही नहीं, लेकिन 1997 में जब जून में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ बैंकॉक थाईलैंड में, तब इसमें म्यांमार भी शामिल नहीं था। उसके बाद दिसंबर 1997 में इसमें म्यांमार को शामिल किया गया और बिम्स्टेक इसका नाम तब से हो गया है, दिसंबर 1997 से। अब जुलाई में जो है सबसे पहली समिट हुई थी बिम्स्टेक की, जो कि कहाँ हुई थी, बैंकॉक में हुई थी। और जुलाई 2004 में ही नेपाल और भूटान इसके मेंबर बन गए। 2004 से इसके 7 मेंबर हैं। नवंबर 2008 में सेकंड समिट हुई इसकी नई दिल्ली में, और फरवरी 2010 में जो है पहली मीटिंग हुई बिम्स्टेक नेटवर्क थिंक टैंक की। अब ये बिम्स्टेक की नहीं है, बिम्स्टेक नेटवर्क थिंक टैंक की मीटिंग हुई है। तीसरी मीटिंग जो बिम्स्टेक की है, दूसरी हुई इंडिया में और तीसरी कहाँ हुई, नायपितो में। नायपितो का है, म्यांमार की कैपिटल है नायपितो, वहाँ पर तीसरी मीटिंग 2014 में हुई है। सितंबर 2004 की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो ढाका में इनॉग्रेट कर दिया गया सितंबर 2014 में। चौथी जो समिट थी बिम्स्टेक की वो 2018 में हुई, अगस्त में हुई, और वो नेपाल में हुई। तो अब ये जो 4 समिट हैं उनको आप देखिए कि सबसे पहली समिट जो है वो हुई थी बैंकॉक में 2004 में। सेकंड समिट 2008 में हुई है, वो नई दिल्ली में हुई है इंडिया में। तीसरी समिट जो है वो हुई है म्यांमार में और 2014 में हुई है नायपितो में। चौथी समिट की बात करते हैं तो वो हुई थी अगस्त में, हुई थी नेपाल में हुई थी। अब हुई है 5वीं समिट, और 5वीं समिट हुई है श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में। और यहाँ पर ये 2 महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए, इनको आपको जरूर याद रखना, और इसके 7 मेंबर हैं, इसको भी आपको याद रखना है। इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। इंडिया ने अपनी आर्कटिक के लिए पॉलिसी रिलीज कर दी है। उसका टाइटल क्या रखा गया, उसका नाम क्या है, उसका नाम है इंडिया एंड द आर्कटिक, बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक पार्टनरशिप को डेवलप करने के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ये रिलीज़ की गई है। इसमें क्या है
कि इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज़ करेंगे आर्कटिक काउंसिल में। आर्कटिक की एक काउंसिल है, इंडिया भी वहाँ पार्टिसिपेट करता है, इंडिया का पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाएगा। पोलर रिसर्च को हार्मोनाइज करने के बारे में है। थर्ड पोल हिमालय को भी इसमें शामिल किया गया है। अपने हिमालयाज़ को तीसरे पोल के नाम से जानते हैं। डीपन करेंगे कोऑपरेशन को और ज़्यादा डीप करेंगे और ज़्यादा बढ़ावा देंगे जो भी आर्कटिक रीजन की कंट्री हैं और इंडिया के बीच में। इंडिया भी कंट्रीब्यूट करना चाहेगा एनालिसिस, प्रिडिक्शन और कोऑर्डिनेशन के बीच में जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है वहाँ पर। और इंडिया का इकोनॉमिक, मिलिट्री और स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं वो भी कुछ शामिल हैं आर्कटिक में। क्यों शामिल है देखते हैं। हिस्ट्री क्या है इंडिया की आर्कटिक रिसर्च की। 1920 में सबसे पहली ट्रीटी शामिल हुई थी आर्कटिक को लेकर। 2007 में सबसे पहला साइंटिफिक एक्सपीडिशन जो है इंडिया का वो गया था 2007 में आर्कटिक के लिए। फिर 2008 में जो है हमने सबसे पहला अपना एक बेस जो वो सेटअप किया हिमाद्री नाम से आर्कटिक में। उसके बाद जो है जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उतने ज़्यादा काम के नहीं है, लेकिन हिमाद्री के बारे में याद रखिए कि 2008 में जो है डेवलप किया गया था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन के बारे में बात करें तो सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्चुअल समिट जो है अभी अभी हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच में। सबसे पहला वर्चुअल समिट जो हुआ था, अगर ये दूसरा है तो पहला भी कभी ना कभी हुआ ही होगा, तो पहला जो है वो वर्चुअल समिट 2020 में हुआ था। ये क्या है, ये एक बायलैटरल रिलेशनशिप होती है, ठीक है, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर डिसीजन मेकिंग पर बात की जाती है। सिग्निफिकेंट आउटकम क्या निकल के आया है इस समिट से, तो इस समिट के जो सिग्निफिकेंट आउटकम निकल के आए हैं वो हैं जैसे डिसीजन टू होल्ड एनुअल समिट। अभी क्या है 2020 में होगी, उसके बाद 2022 में होगी, लेकिन अब क्या है कि ये जो समिट है ये एनुअली होगी, हर साल होगी। कौन कौन शामिल होंगे, हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया में गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी उसी तरीके से काम करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही क्वाड के मेंबर हैं, ये भी आपको जानना। 14वां एडिशन था इंडिया जापान की एनुअल समिट का जो कि नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में अटेंड करने के लिए आए थे जापान के प्राइम मिनिस्टर। तो इंडिया जापान एनुअल समिट जो है हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में होता है। तो प्राइम मिनिस्टर आए थे जापान के इंडिया में उसे अटेंड करने के लिए। यहीं पर बताता हूँ कि जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, पहले ही रह चुके थे प्राइम मिनिस्टर, वो थे शिंजो आबे। शिंजो आबे, अब कहेंगे स्वर्गीय शिंजो आबे जी, क्योंकि इनकी रिसेंटली गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये एक इलेक्शन कैंपेन में शामिल थे तब इनकी हत्या की गई। इनको इंडिया में पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा गया था। इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी इंडिया की तरफ से दिया जा चुका है, इसी वजह से ये ज़रूरी हैं, इनको आप याद रखिए। इंडिया जो है 2022 में 70th एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट करेगा। इंडिया और जापान दोनों ही मिलकर सेलिब्रेट करेंगे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 70वीं वर्षगांठ होने वाली है। दोनों ही कंट्री जो है क्वाड के मेंबर हैं, G20 के मेंबर हैं, G4 के भी मेंबर हैं, और ये कमिटमेंट करते हैं टू प्रमोट पीस, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी ग्लोबल लेवल पर। और G20 के मेंबर्स कौन कौन है और G4 के मेंबर कौन कौन है, ये आप याद रखिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके CDS CAPF के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि G20 के मेंबर कौन कौन से हैं। तो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, EU मतलब यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, UK एंड USA। अब इनको आप किस तरीके से याद करेंगे कि आपको रीजन के हिसाब से याद करना होगा कि कौन से रीजन में कौन कौन से कंट्री मेंबर हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। G4 की ग्रुपिंग की बात करते हैं तो ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान इसमें शामिल हैं G4 में। ये G4 ग्रुप जो है कौन से कंट्री का ग्रुप है, G4 उन कंट्रीज़ का ग्रुप है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, एस्पायर करते हैं परमानेंट मेंबर बनने के लिए। तो ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान चारों ही कंट्री बनना चाहते हैं परमानेंट मेंबर, कहाँ, UNSC की सिक्योरिटी काउंसिल में। अभी UNSC की सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो टोटल 15 मेंबर्स जो होते हैं UNSC की सिक्योरिटी काउंसिल की, UNSC की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है वहाँ पर। डिफेंस के बारे में कोऑपरेशन की बात करते हैं तो बायलैटरल एक्सरसाइज होती हैं कई सारी, जैसे धर्मा गार्डियन, ये आर्मी की एक्सरसाइज है, नेवी की जिमेक्स है,
शिन यू मैत्री जो है वो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में। 2015 से मालाबार एक्सरसाइज में जो है जापान को भी पार्टनर कर लिया गया है, क्योंकि पहले इंडिया और यूएस के बीच में ही होती थी मालाबार एक्सरसाइज। अभी इसमें जापान को 2015 से शामिल कर लिया गया है। अब ये इंडिया जापान के रिलेशन की एक टाइमलाइन है, आपके लिए उतनी ज़रूरी है नहीं, लेकिन अगर फिर भी आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। ये था वीडियो। 1 मंथ के करंट अफेयर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर 6 मंथ तक आपने ये 6 वीडियो हर एक महीने का देख लिया तो मैं कहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन, आप CDS, CAPF, NDA कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, 25 to 30 क्वेश्चन जो हैं आप इस 6 महीने की 6 वीडियो से जो है करने में समर्थ होंगे। आप मेरे लिए बस इतना कर सकते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मुझे एनकरेजमेंट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके कोई भी सजेशन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।